Assalamu alaikum. How I hope you are all doing well. This is course Functional English 1 and I'm your instructor Muhammad Ali Aslam. Actually, the course was supposed to be started earlier, but because of this pandemic, as you know, we couldn't start it at time. So we are, just starting a bit late. We have to cover a syllabus before midterm. Your midterm is expected in the third week of January or the fourth week of January. So before starting on today's lecture, I would like to comment a bit on the outline. मेरा नाम जहन में रखिएगा मोहम्मद अली असलम है. यू कैन कॉल मी सर अली. आई हैव डन माय मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दूं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से एमफिल किया है. मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से बी ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें मेरी डिस्टिंक्शन थी. इसके अलावा मैंने एक नावल लिखा है जिसका नाम है वाटर अ नोवेल बाय गॉड. ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है. मैंने सऊदी अरेबिया टीच किया है. आई हैड बीन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर विजिट पर्पज ऑलमोस्ट, या किसी और पर्पज के लिए था. खैर, अच्छा, अब हम आ जाते हैं. मैं ना आपके साथ आउटलाइन शेयर करना चाह रहा था. आई शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप. मैं ये लेक्चर आज का प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ना आपको आउटलाइन के बारे में बता दूं कि आपके आउटलाइन के अंदर जो है ना, जो आपके कंटेंट्स हैं, वो हम कंटेंट्स में कुछ चीज़ें एडिड होंगी. ठीक है, ये कंटेंट्स ऊपर की हेडिंग्स हैं, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें बाज़ ऐड होती हैं. जैसे आपके कंटेंट में यूनिट नंबर 1 है कोर्स ओवरव्यू, जो मैं भी आपको कोर्स ओवरव्यू देने लगा हूँ. कोर्स ओवरव्यू में सबसे पहले आपका लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, जिसको आज हम आगाज़ करेंगे. हम आगाज़ करेंगे और देखेंगे आज हम कितना कवर कर सकते हैं. उसके बाद यूनिट नंबर 2 है जिसमें आपके स्किमिंग और स्कैनिंग है. इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, स्किमिंग के अंदर, स्कैनिंग के अंदर. फिर उसके बाद है आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, एक्सट्रैक्टिंग थीम्स. फिर यूनिट नंबर 3 आपका एपीए स्टाइल, रेफरेंसिंग, साइटिंग एंड कोटेशंस. फिर उसमें प्लेजरिज्म भी है. यूनिट नंबर 4 है आपका नोट मेकिंग, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग मेकिंग नोट्स, साइन पोस्ट, सिग्नल वर्ड्स, एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स फॉर नोट टेकिंग एंड मेकिंग. यूनिट 5 है आपका गाइडलाइंस फॉर समरी राइटिंग, व्यू पॉइंट्स. अगर आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी आउटलाइंस तो आप उसमें अपने सामने ओपन करके देख सकते हैं. यूनिट नंबर 6 है आपका ऐसे राइटिंग प्रोसेस, प्री राइटिंग स्टेजेस क्या होती है, राइटिंग स्टेजेस क्या होती हैं. फिर यूनिट नंबर 7 जो है ना, वो आपका है रूल्स फॉर एडिटिंग. इसमें यूनिटी क्या होती है, कोहेजन क्या होती है, कोहेरेंस क्या होता है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा. आप जैसे फर्स्ट है आपका लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, तो इसमें सिर्फ यही है कि नहीं है कि अब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ही आपका मेन टॉपिक रहेगा, तो सिर्फ इस पे पढ़ेंगे. इसके अंदर हमें फर्दर और कुछ चीज़ें, अगर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल का जो पढ़ना होगा, कुछ चीज़ें होंगी, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा. फर्दर एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल होगा, टॉपिक भी होगा, तो वो भी हम लेक्चर की सूरत में साथ साथ करते जाएंगे. आई थिंक ये एक ओवरव्यू हो गया आपके कंटेंट्स का. थोड़ा सा देखें लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, ये तो आज हमने टॉपिक कवर करना ही है, तो हम अब ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन. आप जैसे ही ये वर्ड अपने जहन में सुनते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, आपके जहन में क्या आता होगा? जैसे आपने यूनिवर्सिटी में स्टार्ट लिया तो आपकी ओरिएंटेशन होती है, कॉलेजेस में ओरिएंटेशन होती है, तो आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है. ओरिएंटेशन का जो पर्पस होता है ना, वो यही होता है कि आप किसी चीज़ से किसी इंसान को इक्वेंट करें, उसको इंट्रोडक्शन दें, उसका एक्सपोजर दें, उसे वो चीज़ समझाएं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन. व्हाट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन? लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है? एक मिनट को अपने जहन में सोचिए. जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो फर्स्ट डे आपकी एक ओरिएंटेशन होती है. उसमें आपको बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है, सिलेबस के बारे में बताया जाता है, रूल्स के बारे में बताया जाता है, डेकोरिंग के बारे में बताया जाता है. ये सारा इंट्रोडक्शन है, ये सारी ओरिएंटेशन है जो आपकी ओरिएंटेशन की जाती है. आप फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज में एडमिशन होता है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके रूल्स, डेकोरम और ये सारा कुछ बताया जाता है, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, एक्सपोजर. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है? व्हाट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन? अकॉर्डिंग टू कॉलिंस एंड कंसाइज डिक्शनरी, orient means to adjust or align oneself or something else according to surrounding or circumstances. orient का मतलब होता है कि आपने अपने आप को एडजस्ट करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक. आपकी जो इन्वायरमेंट है, ये सराउंडिंग्स है, उसके मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को बना लेते हैं. जब हम आपको यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन देते हैं तो हम आपको ये बताते हैं कि अब इस यूनिवर्सिटी के ये रूल्स हैं,
आप लोगों ने इस किस्म का जो लिबास है वो ड्रेस पहनना है, इस किस्म का लिबास नहीं पहनना। ये होता है ओरिएंटेशन। जैसे आपने देखा है जब हमारा एक बच्चा इस दुनिया में आता है, हम उसे ओरिएंट करते हैं, हम अपने मजहब से उसे ओरिएंट करते हैं, हम उसे दिखाते हैं सिखाते हैं कि किस तरह रहना है। अब ये जो जेंडर का सिखाना है, आप देखें ना कहीं ये ओरिएंटेशन में आ जाता है। छोटे बच्चे को लड़का होता है तो हम उसको गन देते हैं, लड़की होती है तो हम उसको डॉल देते हैं। तो ये ओरिएंटेशन का प्रोसेस होता है। द टर्म ओरिएंटेशन मीन्स the adjustment or alignment of oneself or one's ideas to surroundings or circumstances। ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि आपने ना एडजस्टमेंट करनी है अपनी और अपने आइडियाज की, अपने सराउंडिंग्स और सर्कमस्टेंसेस में। आप ये देखते हैं कि सोसाइटी आपके उन आइडियाज को एडजस्ट क्या कहते हैं करती है कि नहीं करती, या आपने खुद अपने आप को उसके मुताबिक मॉडिफाई करना होता है। आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, यूनिवर्सिटी आपको ड्रेसिंग बताती है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट बताती है, यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि क्लासेस के टाइम्स क्या होंगे, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट होती है, आपकी अलाइनमेंट होती है, आपकी एडजस्टमेंट होती है किस तरीके से आपने उसमें अपने आप को लेके चलना है। Library orientation or user orientation towards the library has to do with adjusting the new library user to the library. So the answer is quite simple when it was asked what is library orientation. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जो है ना, या इसको आप यूजर ओरिएंटेशन, इसका एक और वर्ड है, ये भी आपने ना छोटी छोटी सी जहन में रखें क्योंकि आप लोगों के क्विजेस भी होंगे, असाइनमेंट्स होंगी। जिस तरह दो आई थिंक 2 क्विजेस या 2 असाइनमेंट्स हम रखेंगे, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपने करना है। अब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जो है ना, इसको यूजर ओरिएंटेशन भी कहेंगे, ये आप जहन में रखिएगा। ये क्या है? इट इज एक्चुअली आपने एडजस्टमेंट लाइब्रेरी की एडजस्टमेंट करनी होती है न्यू लाइब्रेरी यूजर की लाइब्रेरी की तरफ। एक नया इंसान आया, उसने फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी यूज नहीं की, उसने कभी यूज नहीं किया, वो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी यूज कर रहा है, तो उसको ये बताना कि लाइब्रेरी यूज किस तरह करते हैं, बुक्स किधर होंगी और बुक्स को फाइंड किस तरह करते हैं, कैटलॉग किस तरह होगी, किस तरीके से आपने बुक्स देखनी है, कौन सी कैटेगरीज में होंगी, फिर साइंस की किधर होंगी, आर्ट्स की किधर होंगी, आपकी नर्सिंग की किधर होंगी, एमबीबीएस की किधर बुक्स होंगी, फिर फर्दर बुक्स को ऑथर वगैरह में किस तरीके से सर्च करते हैं कि ऑथर का नाम किस तरह सर्च करना है, बुक का नाम। ये सारा का सारा जो होता है ना, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के थ्रू होता है। इसमें आपको डिजिटल वेज भी सिखाए जाते हैं कि कंप्यूटर से किस तरह से करना है, किस तरह से आपने बुक्स के एड्रेस वगैरह को ऐड करना है, या टाइटल को ऐड करना है, तो आपको बुक मिलेगी। न्यू वे होता है ना। एक मिसाल मेरे जहन में आई है कि एक नया बंदा अगर लाइब्रेरी में जाएगा तो वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा, उसको आप सिखाएंगे तो एडजस्ट करेगा ना। अब मेरा एक फ्रेंड जो है ना, ये मुझे याद है यूनिवर्सिटी के दौर में वो आया वहां से अपना क्या कहते हैं वो किसी और शहर जंग से आया था। तो जब फर्स्ट टाइम उसने आया, हॉस्टल में रूम लिया, तो वो वॉशरूम गया, तो वॉशरूम से वापस आके कहते वॉशरूम किधर है। अब वॉशरूम में कमोड था, वो जो मुस्लिम शावर है ना वो नहीं था वहां पे, कमोड था, तो वो ना उधर ढूंढता रहा कि वॉशरूम किधर है। तो फिर उसको बताया गया, इस तरह उसकी ओरिएंटेशन हुई कि यहाँ पे जो वॉशरूम्स होते हैं ना वो इस तरह भी होते हैं। ठीक है, सबके साथ तो नहीं होता लेकिन उसके साथ होते, बस मुझे एक एग्जांपल याद आ गई। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एक इंसान फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी यूज करने लगा, उसको तो नहीं मालूम ना कि उसने लाइब्रेरी में किस तरीके से काम करना है, बुक किस तरह फाइंड करेगा, और राइटर के नेम से फाइंड करेगा, टाइटल से फाइंड करेगा। ये हम सारा चीजों से लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में बताएंगे। द डिफरेंस बिटवीन यूजर ओरिएंटेशन एंड यूजर गाइडेंस। अच्छा, अब ये डिफरेंस आपने ना जहन में रखना है, और इस तरह की डेफिनेशंस भी आपने जहन में रखनी है क्योंकि पेपर में आपके ना शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये जहन में रखने हैं डिफरेंस। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन और यूजर ओरिएंटेशन has to do with introducing new library users to the library। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का और यूजर गाइडेंस का, या यूजर ओरिएंटेशन का और यूजर गाइडेंस का, तो आप यही बताएंगे कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप नए लाइब्रेरी यूजर्स को बताते हैं कि लाइब्रेरी किस तरीके से यूज करना है, या लाइब्रेरी किस तरीके से डील करनी है आपने। On the contrary, what is user guidance? It is the actions whereby users are guided and directed towards the satisfaction of their reading or information needs। अच्छा, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में आप नए लाइब्रेरी यूजर्स को लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यूजर गाइडेंस, जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि यूजर की गाइडेंस की जा रही है, उन एक्शंस इज, ये बेसिकली वो एक्शंस है। यूजर गाइडेंस इज द एक्शंस वेयर बाय यूजर्स आर गाइडेड
and directed towards the satisfaction of their reading or information needs. ये यूजर गाइडेंस क्या है कि ये वो सारे एक्शंस है जिसमें आप यूजर को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि वो जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो उनको कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत क्लियर है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में एक नए यूजर को लाइब्रेरी के बारे में बताया जाता है। यूजर गाइडेंस में आप वो एक्शंस की बात कर रहे हैं जिससे आप गाइड करते हैं उसको कि किस तरीके से उसने रीडिंग करनी है और इन्फॉर्मेशन जो उसे चाहिए वो उसको मिलेगी। अब इसमें आप ये देखें, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं शुरू में गया था तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जीसी की बात करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ना कैटलॉग्स हैं। तो आप वहां से ना, एक वे तो ये है कि आप कैटलॉग्स निकालें और कैटलॉग्स के ऊपर ना, कैटलॉग्स उन्होंने मेटल के बनाए होते हैं जिसपे उन्होंने प्रिंटेड कार्ड पे ना बुक का नाम और नंबर लिखा होता है कि वो कहाँ पड़ा होगा। ये मेथड थोड़ा सा ना ओल्ड है और ट्रेडिशनल, इसको ढूंढने में बड़ा मुश्किल लगता है। फिर एक सेकंड मेथड पता है क्या है? अब ये बात है, एक तो ये हो गया कि मैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, पहले मैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन को देख लेता हूँ। अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की या किसी भी लाइब्रेरी की बात करता हूँ। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ये है कि मैं नया लाइब्रेरी यूजर हूँ, मैं जाऊंगा जीसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, या आप फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहां पे हम जाके बताएंगे कि ये बुक्स यहाँ पर है, डिफरेंट कैटेगरीज की बुक्स यहाँ पे है। लाइब्रेरी में यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर बैठ के यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में डिस्कशन रूम है। ये सारी ओरिएंटेशन जो है लाइब्रेरी की है। जब मैं उन्हें ये गाइड करूंगा ना कि बुक्स उन्होंने किस तरह ढूंढनी है, इंफॉर्मेशन किस तरह लेनी है उन्होंने जो उनको चाहिए, तो वो होगी यूजर गाइडेंस। अब मुझे यूजर गाइडेंस से एक मेथड मैंने आपको ओल्ड अभी बताया कि कैटलॉग के थ्रू देखा जाए, ये बहुत पुराना है। एक ये है कि आप सीधा रैंक्स में जाए, रैंक से साथ भी ना नंबरिंग लगी होती है उसके ऊपर, जैसे लिटरेचर लिखा है, नॉवल लिखा है, या अब आप लाइब्रेरी नर्सिंग की बात करते हैं, नर्सिंग लिखा है, पेडियाट्रिक केयर लिखा हुआ है, पीडियाट्रिक केयर लिखा हुआ है, तो आप सीधा उस सेक्शन में चले जाएंगे, फिर वहां से आप बुक्स ढूंढेंगे। दूसरा ये थर्ड है कंप्यूटराइज्ड। आप यूजर गाइडेंस ऐसा ले सकते हैं कि आप डिजिटल कंप्यूटर में जाके ना बुक का टाइटल डालें तो वो आपको मिल जाएगी। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। यूजर एजुकेशन, ओरिएंटेशन। अब यूजर एजुकेशन का एक पार्ट है ओरिएंटेशन। अब ये डेफिनेशन वगैरह आपने याद रखनी है। Orientation is primarily concerned with ways of introducing the user to the general techniques of library usage and services available, and the organization, layout, and facilities of a particular library. अब देखिए, ओरिएंटेशन जो है ना लाइब्रेरी की, वो इस चीज़ से कंसर्न है कि आप यूज़र को ये बताएं कि लाइब्रेरी यूजेज की जनरल टेक्निक्स क्या हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपने बुक अगर ढूंढनी है तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड है कैटलॉग से ढूंढने, एक सीधा बुक्स के शेल्फ में चले जाएं, कैटेगरीज देके वहां से चले जाएं, एक थर्ड है कंप्यूटराइज्ड, आप डिजिटल वे में ढूंढ लें। ठीक है, तो ये जनरल टेक्निक्स है लाइब्रेरी यूजेज में बताई जा सकती हैं। फिर सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है। अब हो सकता है ना आप एक लाइब्रेरी जाए, वहाँ कंप्यूटर की सर्विस अवेलेबल ना हो, कैटलॉग ही अवेलेबल ना हो, आप लोगों ने सारा डिजिटलाइज कर दी है। ठीक है, तो ये भी आपको ओरिएंटेशन में बताया जाएगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि नर्सिंग की आपने शेल्फ लगा दिया। अब नर्सिंग में तो सिर्फ नर्सिंग तो नहीं है ना, पेडियाट्रिक नर्सिंग है, केयर नर्सिंग है, डिफरेंट किस्म की नर्सिंग की फील्ड, न्यूट्रिशन नर्सिंग है, मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की इसमें फील्ड्स हैं। तो वो डिफरेंट किस्म कैटेगरीज में आपको मिलेंगी चीज़ें। लेआउट क्या है, फैसिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, और एक लाइब्रेरी के अंदर पर्टिकुलर कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ओरिएंटेशन का जो बेसिक पर्पज है ना, प्राइमरीली इसी चीज से कंसर्न है कि आपको वो टेक्निक्स बताई जाएं कि लाइब्रेरी को यूज किस तरीके से करना है, कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन लेआउट के बारे में, और पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। Instruction is concerned with learning to make use of the information resources within specific subject disciplines. जैसे मैं अभी बात करता हूँ, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपको। अभी इंस्ट्रक्शन कैसे, जैसे मैंने वो कैटेगरी की बात की, वही इंस्ट्रक्शन है। ये इस चीज से कंसर्न होती है इंस्ट्रक्शन कि आपको is concerned with learning to make use of the information resources within specific subject disciplines. Specific subject disciplines है, उसके कौन कौन से resources आपके पास अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए कि पेडियाट्रिक नर्सिंग में आपने जाना है, पेडियाट्रिक में जाना है, पेडियाट्रिक में आपने क्या चीज़ देखनी है उसकी केयर के अंदर, उसकी बच्चे की न्यूट्रिशन देखनी है, डाइट देखनी है, केयर में क्या चीज़ देखना है, इन क्या कहते हैं उसे, फर्टिलिटी रेट कितना है वो देखना है। इस तरह कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये सारा का सारा इंस्ट्रक्शन से कंसर्न है। आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है ताकि आप एग्जैक्ट उस जगह पे उस बुक को ले सके जो आप लेना चाहते हैं।
IFLA UNESCO Guidelines for the Development of Public Library Services. Public libraries are encouraged to assist their library users in developing skills to enable them to make the most effective use of the library resources and services. अब ये यूनेस्को की एक स्कीम है जिसपे उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज जो है ना वो किस तरीके की होनी चाहिए। पहली बात तो आप जहन में ये रख लीजिए, पब्लिक क्या होती है लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज वो होती है जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज हैं। जैसे हमारे यहाँ पे करीब लाहौर के अंदर एक लाइब्रेरी जो है ना वो पंजाब लाइब्रेरी है, लॉरेंस गार्डन के साथ ही है, ये अंदर है उसके पंजाब लाइब्रेरी। पंजाब लाइब्रेरी जो है ना वो पब्लिक लाइब्रेरी है। पब्लिक लाइब्रेरी वो होती है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही हो। अब इवन ये जो आपकी किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी नहीं पब्लिक होगी, क्योंकि किंग एडवर्ड जो है ना बेसिकली जो किंग एडवर्ड है वो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती है ना उसको पब्लिक कहते हैं। अदरवाइज किसी एक इंसान ने, इंडिविजुअल ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी फर्म ने खुद काम किया हो तो हम उसे प्राइवेट कहते हैं। अब यूनेस्को का ये जो IFLA प्रोग्राम है ना इसने गाइडलाइंस दी है कि किस तरीके से आपने पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज को डेवलप करना है, पब्लिक लाइब्रेरीज को इनकरेज करना है ताकि वो अपने लाइब्रेरी यूजर्स को मदद कर सके, वो अपने स्किल डेवलप करें कि टू एनेबल देम टू मेक द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। कि उनकी जो लाइब्रेरी है ना, पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसके रिसोर्सेज हैं, उसकी सर्विसेज हैं, जो उसका बेहतरीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं ना वो कर सके। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये IFLA ने गाइडलाइंस दी हैं ताकि आप यूजर्स को बता सके कि पब्लिक लाइब्रेरीज किस तरीके से यूज की जा सकती है। हमारे एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे लोगों को लाइब्रेरीज भी यूज करना सही तरीके से नहीं आती, तो उसकी भी प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से यूज की जाए। एम्स ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। अच्छा, we should know what are the aims of library orientation. Why are we focusing so much on library orientation? Important aims for library orientation are, अब एम्स क्या है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के, ठीक है। जैसे ये मैं आपको साथ साथ चीजें इसलिए गाइडलाइन देता रहूंगा कि ये ना हो कि मतलब क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं तो थोड़ा इशू हो रहा हो आपको चीजें क्लियर कर होने में। तो जब कैंपस में क्लासेस होती हैं तो बच्चे बार बार क्वेश्चंस करके समझ लेते हैं। तो मैं आपको साथ साथ चीज़ें गाइड करता रहूँगा, गौर से लेक्चर सुनते रहिएगा कि शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब फोकस रखिएगा आप चीज़ों के ऊपर कि इस तरह बन सकता है। ये सब आपको गाइडलाइन देने के लिए बता रहा हूँ। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि व्हाट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड व्हाट आर द एम्स ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पर आपने फोकस करना है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में आएंगे, मैं एक्चुअली आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट से बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो। मैंने देखा बच्चे बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो आपके वैसे भी लॉन्ग MCQs होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आपके शॉर्ट का जैसे मैंने आपको बताया वो हो सकता है, अब लॉन्ग भी आपका ये बन सकता है। अब एम्स क्या है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के? टू इंश्योर that library users can make use of library resources and services adequately and to their own satisfaction. लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का सबसे असल जो मकसद है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रेफरेबली वो ये है कि आपने लाइब्रेरी यूजर्स को ये बताना है कि लाइब्रेरी के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं अवेलेबल है, ठीक है। और वो कौन सी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लाइब्रेरी में सर्विसेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है। जैसे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में याद है, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिसोर्स ये रखा था कि इन केस इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बुक विच यू वांट टू रीड, you just write the name of that book and present it to the president of the library. He will make it sure that the book will be available within a specific period of time. आपके पास अगर कोई बुक नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो वो क्या कहते थे कि आप लिख कर हमें दे दें, वो आपको वो अवेलेबल करा देंगे, और वो करा देते थे अवेलेबल, ठीक है। तो लाइब्रेरी सोर्सेज यही है कि बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स के अलावा आप देखें ना, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं। ये न्यूज़पेपर्स बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन, नॉलेज का। Most of the libraries do contain all newspapers which are published on the daily basis. ज्यादातर लाइब्रेरीज के अंदर जो है ना आपको डेली बेसिस पे एक रूम होता है जहां पे सारे न्यूज़पेपर्स पढ़े होते मिलते हैं। फिर आपको मंथली जो मैगजीन्स आते हैं वो मिलते हैं। मैगजीन से मुराद मेरी ये अकबरी मैगजीन नहीं है, या नो जहां ये जो उनसे फिरते क्या, 3 औरतें 3 कहानियां अजीब गरीब से, ये इट मीन्स कि जो इकोनॉमिक्स के हो गए, आपकी नर्सिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है। एक ये फोर्ब्स बहुत फेमस है। तो इस तरह के जो आपके मैगजीन्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में आप बताते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्स, आर्टिकल्स भी हैं, रिसर्च वर्क भी है। फिर आप लाइब्रेरी में ये भी बताते हैं कि इससे पहले, जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी है,
तो उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि आपसे पहले जो सीनियर रिसर्चेस करके गए वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये आपके रिसोर्सेज होते हैं। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का पर्पज है कि आप अपने लाइब्रेरी यूजर्स को ये सारा कुछ बताएं कि ये चीजें सारी की सारी अवेलेबल हैं और किस तरीके से वो अपनी सेटिस्फेक्शन करने के लिए क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये काम है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का, एक पर्पज है, एक एम है। To help library users to feel at home in the library and trust the competency of the library staff। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइब्रेरी की में जब यूजर्स आए ना तो उन्हें ऐसा लगे कि वो अच्छी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठे हैं। फिर उन्हें लाइब्रेरी स्टाफ की कॉम्पिटेंसी पे यकीन होना चाहिए। इसमें दो पॉइंट आ गए। एक तो यह कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा लाइब्रेरी के अंदर ना वहां पे बोलने नहीं दिया जाता, खामोशी रखी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शोर होता है ना तो फिर पढ़ा नहीं जा रहा होता। अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पे नहीं था। किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी मुझे इससे याद है, लास्ट ईयर हम जब कैंपस में थे तो हम मेरे जो स्टूडेंट्स थे मैं सबको लेके लाइब्रेरी में चला गया था और हमने लाइब्रेरी ओपन करा ली थी। किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी की असेस हमने ले ली थी, तो अगर आपका कैंपस में हो रही होती क्लासेस तो आपको भी मिल जाती। तो लाइब्रेरी अच्छी थी, पुरसकून थी। तो लाइब्रेरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ना वो बार बार जीसी की एग्जाम्पल दे रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपको केई की भी एग्जाम्पल दूँ। तो जीसी से मुझे याद है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस की जो लाइब्रेरी है ना, एक मजे की बात है उसमें कि वो बड़ी फेमस है, वो भरी रहती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहाँ का एसी बहुत अच्छा काम करता है। तो गर्मियों में तो हर वक्त वहाँ पे रश ही लगा रहता है, सारे एसी की वजह से आते हैं। वैसे बहुत से लोग वहाँ पे सीएसएस की तैयारी के लिए आते हैं और चीज़ों की तैयारी के लिए आते हैं। तो लाइब्रेरी वो भरी ही नजर आती है। इन्वायरमेंट अच्छी है, उन्होंने बनाई इस तरीके से है कि कंप्यूटर रख दिए, फिर डिस्कशन रूम्स बनाए हैं, न्यूज़पेपर्स रख दिए हैं, बुक्स है। तो दे एक्चुअली इनकरेज कि लाइब्रेरी में बच्चे आए और पढ़ें। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया, एंट्रस द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आप लाइब्रेरी स्टाफ जो ना वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, फिर कॉम्पिटेंट हो। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो आपको बाकायदा बुक चेक करके बताते हैं कि नहीं है। ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी मैं गया था, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मतलब ढूंढ के मुझे बुक दी जो मैं चाहता था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से मिलेगी। अच्छा, एक स्कूल की लाइब्रेरी में कमाल हुआ कि वहाँ पे मैंने जब लाइब्रेरी ओपन कराई तो वो तो ऐसा लग रहा था कि 5-7 साल से वो लाइब्रेरी ओपन ही नहीं हुई थी और स्टाफ को मालूम ही नहीं था कि बुक सही है कि नहीं है, कौन सी पढ़ी है कौन सी नहीं पढ़ी है। वो कोई स्कूल टाइप की वो बच्चों की बुक्स रखी थी। लाइब्रेरी का पर्पस तो ये है बच्चों को नॉवेल्स रखे जाए, बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें रखी जाएं कि बच्चे पढ़ें, इनकरेज हो पढ़ने के लिए। अब आप केई की लाइब्रेरी में जाएं, आपको नर्सिंग से रिलेटेड बुक्स मिलनी चाहिए, आपको वो बुक्स मिलनी चाहिए, आर्टिकल्स मिलने चाहिए। फिर आपको इंटरनेशनल जर्नल्स की एसेस होनी चाहिए कि इंटरनेशनली नर्सिंग में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्या लेटेस्ट नॉलेज आ रही है, अपडेट क्या है। ये सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा अगर लाइब्रेरी के थ्रू। तो ये लाइब्रेरी का काम है कि वो आपको इन चीज़ों से अक्वेंट करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट भी अच्छी हो, फिर लाइब्रेरी के स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, वो आपको लेटेस्ट जर्नल्स वगैरह के बारे में बताए जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। यानी आपको मसला नहीं होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड सम बुक, the staff must be competent enough to provide you with that book if it is available. If it is not available, then it is also the duty of the staff to make other authority informed that this book is needed by you. ठीक है। तो ये भी स्टाफ की कॉम्पिटेंसी में आता है। थर्ड पॉइंट है जी, टू इनेबल अ लाइब्रेरी यूजर्स टू बिकम स्किल्ड एट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड दस फोस्टर फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये भी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लाइब्रेरी यूजर्स को इतना स्किल्ड कर दे कि उनको खुद पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन को कैसे निकालना है और किस तरीके से उनके अंदर कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस आ जाए कि वो खुद ये काम करें। फॉर इंस्टेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने लाइब्रेरी में एक बुक लेनी है तो आप अपना क्या कह रहे हैं स्टाफ का वेट करें कि जी स्टाफ ही मुझे वो बुक ढूंढ के दे। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली जाएं, शेल्फ में जाके देखें, आपको पता होगा कि कैटेगरी कौन सी है। जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग में आपने जाना है क्या कहते हैं कि कोई नर्सिंग आप देख लो, न्यूट्रिशन नर्सिंग में आप जा रही हैं, नर्सिंग में न्यूट्रिशन में आगे जा रही है। फिर न्यूट्रिशन के अंदर आपने किस चीज़ की लेनी है, फॉर एग्जांपल ओबिसिटी के ऊपर आपने लेनी है, हाउ टू कंट्रोल वेट, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो तकरीबन हमारा कौमी मसला है ये कि अपना वेट कैसे कंट्रोल हम करें, लॉस कैसे करें, वेट लॉस करें। इस तरह की बुक्स अगर आपने ढूंढनी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में जाना है। कैटेगरी नर्सिंग है, फिर उसके बाद नर्सिंग में आपने नर्सिंग से रिलेटेड आप देख रहे हैं, फिर आप न्यूट्रिशन में आए, न्यूट्रिशन से आप हाउ टू वेट लॉस के अंदर आए, फिर वहां से आप देखना चाह रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आप किस आईआईटी की बुक देखना चाह रहे हैं।
ये सारा आपको लाइब्रेरी यूजर्स को सिखाया जाना चाहिए। तो इससे होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और इंडिपेंडेंस होगी, खुद आए आज़ादी से ढूंढी बुक्स और ले ली, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज library orientation makes library users aware of the library and the services it offers. अब हम वो एम्स हो चुके हैं, हम आगे फर्दर जा रहे हैं। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एजुकेट्स पीपल रिगार्डिंग जनरल यूज ऑफ द लाइब्रेरी। अब वो फिर एक दफा आपको जनरल कमेंट ये दे रहा है कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि वो लाइब्रेरी यूजर्स को ये बताते अवेयर कर देती है कि लाइब्रेरी को किस तरीके से यूज करना है, व्हाट आर द सर्विसेज व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड देयर। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एजुकेट्स पीपल रिगार्डिंग जनरल यूज ऑफ द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के अंदर आप लोगों को जनरली बताते हैं कि क्या यूज है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी सिग्नेज। A good library guidance system helps to give a library a friendly, welcoming atmosphere and promote its image as a well-organized, efficient place. ये लाइब्रेरी सिग्नेचर डेफिनेशन याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि लाइब्रेरी सिग्नेचर का मतलब ये है, इट मींस कि एक गुड लाइब्रेरी गाइडेंस सिस्टम, उसकी अच्छी लाइब्रेरी जो होती है ना, उसका गाइडेंस सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो हेल्प करे to give a library a friendly, welcoming atmosphere and promote its image as a well-organized, efficient place. कि लाइब्रेरी जो है ना वो आपको बहुत फ्रेंडली एक प्लेस लगे, वेलकमिंग लगे। ये ना हो कि लाइब्रेरी जाके आपका दिल ही ना करे कि आप वहाँ बैठे। एटमोसफेयर बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव टू लर्निंग होना चाहिए, डिस्कशंस नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक डिस्कशन फॉर्म में मैं बैठा हुआ था लाइब्रेरी के अंदर, तो वहाँ मैंने नोट किया कि वहाँ 2-3 लड़के आके बैठ के ना ज़रा थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तो उनका स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट था, वो फौरन आया और उनको वहां से एक दफा वार्निंग दी। फिर उसके बाद वो लड़कों ने 1-2 दफा भी बात की, फिर वार्निंग दी, थर्ड टाइम उन्होंने वहां से हटा दिया। तो उन्होंने लाइब्रेरी को बहुत फ्रेंडली रखा है, वेलकमिंग एटमोसफियर रखा है कि जो डिस्कशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो आके पढ़े। फिर एंड प्रमोट इट्स इमेज एज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एफिशिएंट प्लेस। आप देखें ना, इमेज उनकी लाइब्रेरी का क्या जा रहा है कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी एफिशिएंट है। मैं 2-3 लाइब्रेरीज में गया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं लाइब्रेरी के अंदर गया, वो तो बेहतरीन एक्सपीरियंस था, उन्होंने तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेंटेन किया हुआ है। तो आप लाइब्रेरी गाइडेंस सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए, लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका इमेज अच्छा रहे कि जी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एफिशिएंट है। लाइब्रेरी सिग्नेचर सर्व्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस। साइंस। अच्छा, लाइब्रेरी सिग्नेचर के अंदर ना आप मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस भी करते हैं कि आपको पता चल जाता है कुछ चीज़ों के बारे में। तो वो साइन के थ्रू, जैसे साइन लैंग्वेज होती है ना, आप केएफसी जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी में खास तौर पे आपने देखा होगा केएफसी के अंदर जो सर्विस देते हैं, जो वेटर्स होते हैं जिनसे आपने बात करनी होती है, वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, वो अमूमन डेफ होते हैं या इस तरह बात नहीं कर सकते। तो साइन लैंग्वेज का पर्पज ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस करें। लाइब्रेरी सिग्नेचर सर्व्स अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस। तो जो सिग्नेचर है ना लाइब्रेरी की, वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे साइंस है, आइडेंटिफाई एंड लोकेट द लाइब्रेरी, आप आइडेंटिफाई करते हैं साइंस लगा के लाइब्रेरी सिग्नेचर से कि कहाँ लाइब्रेरी है। जैसे आप लॉरेंस में एंटर होते हैं तो उसके साथ ही लेफ्ट साइड पर आपको लाइब्रेरी के बोर्ड नजर आ जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मेल बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो मेन लाइब्रेरी का एक बोर्ड लगा होता है। किंग एडवर्ड में आप मुझे याद है नर्सिंग डिपार्टमेंट में हम सेकंड या थर्ड फोर्थ फ्लोर पे गए थे, आई थिंक थर्ड फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था। तो सेकंड फ्लोर पे जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वहां पे उन्होंने लाइब्रेरी का नाम लिखा हुआ है, ऊपर आपने बोर्ड लगा दिया जिसपे लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी है। सो दिस इज हाउ you can identify and locate that this is the place of library. Advertise specific events and programs presented by the library. ये बहुत अच्छा तरीका है जी, आपने अपनी लाइब्रेरी को प्रोमिनेंट करना है, लोगों में जरा लेकर आना है। तो what you can do is that you can arrange some events and programs. आप लाइब्रेरी में कोई प्रोग्राम करें, आप लाइब्रेरी की एक सोसाइटी बनाए और वो सोसाइटी जो है ना वो कोई प्रोग्राम कराए, बुक रीडिंग का प्रोग्राम कराए, कोई कंपटीशन कराए या कोई इवेंट कराए। आप इवेंट करा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी में आप एक रीडिंग की क्लास रख दें, किसी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर को बुला लें, किसी प्रोमिनेंट लेक्चर का आप कोई लेक्चर रखवा लें, आप नर्सिंग से रिलेटेड कोई सेमिनार करा लें, कोई कॉन्फ्रेंस करा लें। फिर आप जो वो इवेंट आपने ना नर्सिंग से रिलेटेड ना एक कॉन्फ्रेंस इवेंट करा लिया, आपने अब उस इवेंट को ना एडवर्टाइज करना है। आपने टोटल सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करें, आप यूनिवर्सिटी में एडवर्टाइज करें। तो आप इस तरीके से जब एडवर्टाइज करेंगे ना, तो लोग बेसिकली उस सेमिनार, उस इवेंट की वजह से, उस कॉन्फ्रेंस की वजह से लाइब्रेरी को विजिट करेंगे। तो ये वो साइंस है जिस तरीके से आप लोगों को लाइब्रेरी की तरफ ला सकते हैं।
एडवर्टाइज अवेलेबल सर्विसेज एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज देम। आप ये भी एडवर्टाइज कर सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज है और आप उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी लाइब्रेरी के अंदर सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कैटलॉग। अब ये कैटलॉग वाला सिस्टम जो है ना, ये मैंने बहुत कम देखा है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये नहीं नज़र आया मुझे, उनकी लाइब्रेरी में, किंग एडवर्ड की लाइब्रेरी में भी ये नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में था और पीयू की लाइब्रेरी में भी था। ये दोनों ही वैसे ओल्ड ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं जो इनकी लाइब्रेरीज है। अच्छा, कैटलॉग वाला सिस्टम जो है ना, वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, यस, जो लॉरेंस के अंदर लाइब्रेरी है ना, उसका नाम है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, वो भी उसमें भी नहीं है। तो आपने एडवर्टाइज ये भी करना है कि कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, और आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने उनको यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, कैटलॉग वाली सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, शेल्फ पे जाके करें, या फिर आप कंप्यूटर, आजकल जो चल रही है ना वो डिजिटल है नॉर्मली। तो बल्कि अब बहुत सी लाइब्रेरीज ने ये किया हुआ है कि लाइब्रेरी में एंटर होते साथ ही उन्होंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं, वो साथ ही आपने जौन सी बुक ढूंढनी होती है ना, वो आपको उसका एड्रेस, बुक का टाइटल वगैरह डाल के, ऑथर का नाम पूछ के या ऑथर का नाम से आपको फौरन ढूंढ के बता देते हैं। अच्छा, ये सर्विसेज के अंदर ना ये भी बड़ा अहम है कि आप ये भी सर्विसेज बता सकते हैं कि आपकी डिजिटल लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। ये भी बड़ी अहम है। लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लाइब्रेरी के अंदर बुक्स ही आपको मिले, डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है कि आप वर्चुअल लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है आपने, कि आप कंप्यूटर पे जाएं, कंप्यूटर सेक्शन में जाएं लाइब्रेरी के, और वहां से एक्सेस करें ऑनलाइन, बुक्स को करें जो कि आपकी ऑनलाइन ले लें बुक्स, या वो वाली बुक्स को एक्सेस कर सकते हो जो आपकी लाइब्रेरी में फिजिकल अवेलेबल तो नहीं है पर आपकी यूनिवर्सिटी ने वो परचेज की हुई है। अच्छा, इसी तरीके से आपके बहुत ज्यादा जो मैगजीन्स, जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स, वो बहुत से जर्नल्स जो होते हैं ना, वो अवेलेबल नहीं होते आपके फिजिकल, तो वो आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं उनको। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुझे याद है जे स्टोर की एसेस हमने ली थी, वो बड़ी अहम है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने भी जे स्टोर की एसेस ली है, केई के पास तो डेफिनेटली होगी, और भी अच्छे उनकी होगी। अब जे स्टोर के जो आर्टिकल्स है ना और जर्नल्स है, वो बड़े ज्यादा इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेटिव, ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने एडवर्टाइज करना है, आपने ये बताना है कि हमारे पास ये सर्विसेज अवेलेबल है, हमारे पास एक्सेस है इन जर्नल्स की। अब आपके नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत से जर्नल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन नॉट असेस देम फिजिकली, आप फिजिकली नहीं असेस कर सकते उनको। तो आपका काम ये है आपकी लाइब्रेरी का कि वो आपको एडवर्टाइज करके बताए कि ये जर्नल्स की असेस आपके पास डिजिटल है, आप डिजिटली इनको असेस कर सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को। एडवर्टाइज अवेलेबल सर्विसेज एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज देम। फिर आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि अवेलेबल है, आपने उनको यूज करना भी बताना है। आपकी लाइब्रेरी में एक स्टाफ मेंबर्स होंगे, एक नहीं ज्यादा ही होंगे, जो आपको ये भी बताएंगे कि आपने जर्नल्स को यूज कैसे करना है। ये भी आसान नहीं होता। आपने जर्नल पे जाना है, जर्नल को यूज करेंगे, वहां पे अपना एड्रेस लिखना होगा, फिर वहां पे अपने बुक फाइंड करना आसान नहीं होता, वो सर्च करने में डिफरेंट फिल्टर्स आपको लगाने पड़ते हैं, ऑथर का नाम लिखना होता है, या आपने टॉपिक अपना लिख दिया, टॉपिक लिखने के बाद आपने, अब उसमें तो हजारों आ गए, आपने स्पेसिफिक करना है अपना टॉपिक। आपने, जैसे हमने भी बात की थी, आप न्यूट्रिशन में जाएंगे, न्यूट्रिशन के बाद सॉरी आप नर्सिंग में जाएंगे, नर्सिंग के बाद न्यूट्रिशन में जाएंगे, न्यूट्रिशन के बाद आप डाइट में जाएंगे, डाइट में आप आ जाते हैं हाउ टू लूज वेट में आप आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आप करेंगे फिल्टर। इसके बाद आप और फिल्टर लगा सकते हैं कि आपको जैसे बुक्स चाहिए, आपको सिर्फ वही बुक्स चाहिए जो 2000 के बाद लिखी गई हैं। ठीक है, चलो पेंडेमिक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कोरोना वायरस तो भी नोवल कोरोना वायरस है, अब आपने इसके ऊपर जर्नल लेने हैं, तो आप फिल्टर करके ले सकते हैं कि जो ये आए 19 में, 2000 में जौन सी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई, जो रिसर्च हुई है, जो जर्नल लिखे गए, आप उनको फिल्टर करके लिए असेस कर सकते हैं। तो ये जो यूज करना है ना, इसका एक तरीका होता है। तो आप एडवर्टाइज करें अपनी सर्विसेज को और यूजर फ्रेंडली बनाए, यूजर को ये भी बताएं कि वो किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्रिएट एन इमेज एंड इनकरेज लाइब्रेरी यूजर्स टू फील वेलकम। आपने एक इमेज क्रिएट करना है जी कि ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी का इमेज क्रिएटेड है कि वो बहुत जबरदस्त है, इन्वायरमेंट अच्छी है, चीजें वहाँ इजीली अवेलेबल होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है कि उसकी लाइब्रेरी बहुत है, आप जाए ना, यू फील एट होम, यू फील समथिंग इज वेलकमिंग यू, वो भी अच्छी, वहाँ की इन्वायरमेंट भी अच्छी है। फिर ये जो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है ना, ये भी अच्छी है, दैट्स आल्सो कूल, दैट्स गुड। तो आपने एक इमेज ऐसा बनाना है कि लोगों को लगे कि यार देयर इज समथिंग, वी नीड टू गो, वी नीड टू फाइंड समथिंग। यस, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का भी एक इमेज ये भी है कि आपको कोई ओल्ड चीज चाहिए ना, जैसे आज से कोई 30 इयर्स ओल्ड या 60 इयर्स ओल्ड मैगजीन चाहिए आपको,
या 60 ईयर्स ओल्ड आपको न्यूज़पेपर चाहिए, तो अब आपको वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाएगा, ये उनका इमेज है। हमें ऑलमोस्ट को 1930s का कोई न्यूज़पेपर ढूंढना था, तो हम पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में गए, मैं और मेरा फ्रेंड था, उसको ढूंढना था। हम गए और हमने जाके ढूंढा, हमें विद इन आई थिंक हाफ एन आवर और हमने वो पेपर ढूंढ लिया था। आप देखिए 1930s का न्यूज़पेपर वहाँ पे अवेलेबल था पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में। तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी का जो एक इमेज क्रिएट हुआ है, उसके क्रिएट होने की वजह ही ये है कि वहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज हैं उनके। फिर वो आपको ये भी बताते हैं किस तरह हम गए, हमने वहाँ पे जाके खुद ही पहले ढूंढना शुरू किया, हमें नहीं मिल रहा था न्यूज़पेपर। फिर हमने वहाँ से स्टाफ से बात की, तो उन्होंने कहा बेटा इस तरह नहीं ढूंढते। ही वॉज एन ओल्ड पर्सन एट दैट मोमेंट who was taking responsibility of guiding the people. He told us the way how to find particularly those newspapers in those dates which we were located actually. तो फिर हमने ढूंढा, within I think half an hour we were able to find that newspaper. This is a great achievement, you know. आप देखें ना 1930s का आपने न्यूज़पेपर निकाल लिया, तो आपने एक इमेज क्रिएट करना है अपनी लाइब्रेरी का कि आपको यहाँ पे रिसोर्सेज भी मिलेंगे और आपको हम ये भी गाइड करेंगे कि इस तरह आपने उनको यूज करना है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। यस, अच्छा ये भी अब आप देख लें, ये थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। विल सी कि कितना अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब आप देखें कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का प्रोसेस कैसे होता है। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कैन बी डन इन डिफरेंट वेज। आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन को डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। यू मे आस्क डिफरेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, डज द लाइब्रेरी हैव अ कंप्यूटर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आज के दौर में, ख़ास तौर पे ये बड़ी अहम बात है कि क्या आप लोगों के लाइब्रेरी में कंप्यूटर है। ये बड़ा मतलब अब तो हर चीज़ एक क्लिक के ऊपर एक डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। अगर कंप्यूटर नहीं है लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी का इमेज अच्छा नहीं बनेगा, उसकी इन्वायरमेंट आपके जहन में वहाँ जाने का ख्याल भी बड़ा कम आएगा, क्योंकि आप तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, डज द लाइब्रेरी हैव अ कंप्यूटर? पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, अपने जहन में आपके आता है कि क्या लाइब्रेरी में कंप्यूटर है? अगर है तो इसका मतलब वो अपडेटेड होगा, वो लाइब्रेरी जो है वो अपडेटेड है। और आप इन तरीकों से लाइब्रेरी को, यूजर्स को ओरिएंटेशन दे सकते हैं कि जी हाँ जी, हमारी लाइब्रेरी में पहली आपके पास न्यू यूजर आया है लाइब्रेरी यूज करना, आप बताएंगे कि हमारे पास कंप्यूटर अवेलेबल है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। Second question, does the library have enough personnel to do informal library orientation, or would formal orientation also be necessary? अच्छा, पर्सनल का मतलब है यहाँ पे स्टाफ। क्या लाइब्रेरी में इतने लोग हैं, क्या उनका इतना स्टाफ है कि वो आपकी सॉरी फॉर डिले, क्या लाइब्रेरी में इतना आप लोगों के स्टाफ है कि वो आपकी इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कर दे, या काफ़ी है कि सिर्फ फॉर्मल एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो जाए? अच्छा, फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन से मुराद ये कि आपको फॉर्मली बता दिया जाए जी के, फॉर्मल होता है रस्मी चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें बता दी जाए कि लाइब्रेरी में ये सर्विसेज हैं और आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन हो जाए, जैसे आपने देखा कि आपको एक बड़ी वेलकमिंग कंड्यूसिव से इन्वायरमेंट में लाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये देखिए ये चीज़ें हमारे पास ना सिर्फ अवेलेबल है, आपसे बड़ा फ्रेंडली होकर बात किया जाता है कि आए हमारे साथ चले, लाइब्रेरी की सैर करें, विजिट करें, हम आपको लाइब्रेरी में दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बड़ा इनफॉर्मल होकर आपसे बात की जाए, आपको चाय शाय पिलाई जाए, जूस पिलाया जाए और साथ आपके मैगजीन रख दिया जाए, आपको बताया जाए देखिए ये जर्नल्स हैं, ये न्यूज़पेपर्स हैं, ये रिसर्चेज हैं जो अवेलेबल हैं। अच्छा, ये इतना कोई नहीं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में बताता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होती है ना, तो आपको सिंपल बैठे बैठे स्टाफ बता देंगे वहाँ पे ये, वहाँ पे ये, वहाँ पे ये, जाए वहाँ पे आप बुक्स एक्सेस कर लें, वहाँ जर्नल्स होंगे, वहाँ पर आपके रिसर्चेज होंगी। ठीक है, हाँ, अब आपको साथ लेके जाए, फिर जर्नल्स निकाल के दे, आपको रिसर्चेस निकाल के दे, बताए जी आपके सीनियर्स ने ये काम किया है, इस टॉपिक पे ऐसा काम है, ये इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है। तो आप जब आपके पास न्यू यूजर्स आएंगे तो आप उनको बताएंगे कि क्या आपके ख्याल में, आप अपनी लाइब्रेरी के इमेज के लिहाज से सोचें कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के प्रोसेस के लिहाज से सोचें क्या बेहतर है, कि आप उसे फॉर्मल गाइड करें, ओरिएंटेशन दें, या इनफॉर्मल ओरिएंटेशन भी दें। तो इट सूट्स अकॉर्डिंग टू द पीपल। कुछ लोग होते हैं वो नहीं पसंद करते कि आप उनको बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए, तो आप उनको फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन ही दे दें।
लेकिन कुछ लोग आपको लगे ना फ्रेंडली है, वो ज़रा थोड़ा दे वांट टू बी अक्वाइंटेड विद द एनवायरनमेंट, सो फॉर देम व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गिव देम इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ की कंपेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट टारगेट ग्रुप्स डू यू वांट टू रीच? आप कौन से टारगेट ग्रुप्स रीच करना चाहते हैं? आप नए लाइब्रेरी यूजर्स आपके आ रहे हैं, कौन से लाना चाह रहे हैं आप? यंग जनरेशन को लेकर आना चाह रहे हैं आप, क्या कहते हैं, किसी अडल्ट्स को लेकर आना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेकर आना चाह रहे हैं, आप किसको रीच कर रहे हैं? फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जैसे मेरे घर के करीब एक लाइब्रेरी छोटी सी, उन्होंने इस्लामिक लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो उन्होंने इस्लामिक लोगों को, जो मजहबी जो लोग हैं ना, उस तबके को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, और वो उनको लाते हैं पढ़ाने की तरफ, लोग जाते हैं उस लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अब जैसे ना आप देखें ना, ये टारगेट ग्रुप्स वाली लाइब्रेरीज तो हमारे बहुत है, केई के अंदर आपको मेडिकल की लाइब्रेरीज मिलेंगी, वहां पे आपको आर्ट्स की लाइब्रेरीज नहीं इतनी मिलेंगी। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर लिटरेचर की लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, लिटरेचर के अंदर आपको हिस्ट्री की लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। आप लिटरेचर की लाइब्रेरी में जाएंगे, वहां आपको लिटरेचर से रिलेटेड नॉवल, प्लेस, पोएट्री मिलेगी। तो ये होता है टारगेट, आपने ग्रुप को टारगेट करना है कि कौन सा ग्रुप आ रहा है, आप ओरिएंटेशन को दें, उनको उधर लेके जाए। फॉर इंस्टेंस आपके पास एक ये आप मेडिकल का ग्रुप आ गया, नर्सिंग का ग्रुप आ गया, तो आप उन्हें लिटरेचर वाले कॉलम में नहीं लेके जाएंगे, कैटेगरी में नहीं जाएंगे। आपने जब उनकी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करानी है तो आप उन्हें मेडिकल में लेके जाएंगे, उन्हें मेडिकल की चीजें बताएंगे। दिस इज एक्चुअली द एम ऑफ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, एंड दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच you not only orient them but you make them feel at home। आप उन्हें इस तरह बनाते हैं that they feel that they are the member of this library, this library is the house and they are the member of it। उन्हें ऐसा लगे कि लाइब्रेरी उनका घर है, वो उसके मेंबर है। अच्छा जी, इनफॉर्मल library orientation, informal library orientation takes place when library workers do library orientation or user orientation, orienting them towards the library continuously on a one-to-one basis। इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप इनफॉर्मली उनसे बात करें, फॉर्मल ना हो बहुत ज्यादा, फॉर्मल होता है रस्मी, इनफॉर्मल में होता है थोड़ा सा आप कैजुअल होकर बात करें, उसके बाद वन टू वन बेसिस पे उनसे बात करें, उनको बताएं आप एक एक चीज गाइड करें आप कि बुक्स किधर मिलेंगी, फिर आप उन्हें बुक्स के सेक्शन में लेके चलेंगे, चाहे कैटेगरीज दिखाएं, आप उनको सब्जेक्ट्स दिखाएं, डिसिप्लिन दिखाएं, फिर आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो जो उनको चाहिए, न्यू अराइवल्स में ले जाएं, आप बताएं जी ये न्यू अराइवल्स हैं, फिर आप बताएं कैटलॉग्स अगर वो यूज करना चाहते हैं तो कैटलॉग से किस तरीके से यूज करना है, बुक्स को शेल्फ में जाके फाइंड करना है तो शेल्फ में जाके किस तरीके से वो फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर ये भी कर सकते हैं, देखिए ना इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल में वो ये भी कर सकते हैं, वो आपको ले जाएंगे जी कंप्यूटर में, चले कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर में ले जाके आपको वहां पर बिठा के कराए कि जी कंप्यूटर किस तरह यूज करना है, अपने आपको सारा उसको प्रोसेस को सिखाए। तो ये आपकी इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है कि आप वन टू वन जो न्यू लाइब्रेरी यूजर्स आए हैं उनको लेकर जाएं और उनको सिखाएं कि किस तरीके से लाइब्रेरी की वो लेआउट है, इन्वायरमेंट है, किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरीके से आप बुक सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से आप जर्नल सर्च कर सकते हैं। फिर अगर वो डिजिटल लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। इससे होगा क्या, इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन से होगा ये कि नेक्स्ट टाइम आप स्टाफ के पास नहीं जाएंगे। आई रिमेम्बर कि मैं शुरू में वो बहुत अच्छी मैम थी हमारी जो स्टाफ थी लाइब्रेरी में, मैं उनके पास जीसी में जाता था, तो शुरू में उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से बेटा देखो ऐसे ऐसे करके आपने ना बुक को फाइंड करना होता है, उन्होंने नंबर वगैरह भी मुझे गाइड कर दिया कि किस तरीके से ढूंढने। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाया करता था तो आई डोंट यूज टू गो टू हर डायरेक्टली, आई जस्ट यूज टू ग्रीट हर एंड वेंट डायरेक्टली to the shelves and picked up the books which I wanted to and selected the books, chose the books। तो आप इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन देंगे ना तो उसमें होगा ये कि वो यूजर के अंदर खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद ही आके बुक को फाइंड कर लिया करेगा। तो ये इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का जो मेथड है ना, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, formal library orientation is when groups of people are introduced to the library in an organized way। अभी formal में क्या होता है कि इसमें ये नहीं होता वन टू वन आप समझा रहे हैं, इसमें आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ना बच्चों को, सॉरी स्टूडेंट्स को या लाइब्रेरी यूजर्स को, मैं बार बार बच्चों को बोलूंगा क्योंकि आई एम अ टीचर, आई यू नो वी बिकम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स। फॉर्मली आप ना पूरे ग्रुप लोगों को लेकर आते हैं और ग्रुप को लेकर ना एक बंदा या कुछ दो तीन लोग हैं वो उनकी ना एक राउंड करा देते हैं कि ये कैटेगरीज हैं, इस तरह आपने बुक्स देखनी है, ये कैटलॉग्स है, ये डिजिटल डाटा आप लोगों ने इस तरीके से, ये कंप्यूटर सेक्शन है, ये डिस्कशन रूम है, और आप यहाँ से इस तरीके से इन चीज़ों को असेस कर सकते हैं। तो
ये होता है फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। फॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में ज़्यादा आप ना डिटेल में नहीं जाते, उनको चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाते नहीं है। ग्रुप होता है, 10 लोग हो सकते हैं, इट माइट बी अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, so it's not possible for you to give orientation informal each and everyone. So what you do is that you give general details, general description about the library to each and everyone. This is formal library orientation. Okay class, we are going to stop today here. In the next lecture we'll start it from the next slide. आज के लिए इतना ही। आप लोगों का ये फर्स्ट लेक्चर था, इसको अच्छी तरीके से सुनिएगा, इसको समझिएगा। I hope we'll arrange some online meetings. If you have any question, you may ask there, and I'll make a group with you on WhatsApp, so we can discuss things on there. Take care yourself. अपना ख्याल रखिएगा। Next lecture तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum class. Hope you are doing well. This is lecture number 2. We are going to resume from where we have left in the lecture number 1. अच्छा, उससे पहले मैंने आपसे लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। नाउ इट्स अवेलेबल विद मी, सो आई थॉट कि मैं आपको दिखा के आई विल शो इट एंड देन आई विल डिस्कस इट विद यू। अब ये देखिए, जो कल मैं लास्ट लेक्चर में आपसे बात कर रहा था, आपकी कोर्स कंटेंट्स हैं, जिसमें ये देखिए यूनिट वन है कोर्स ओवरव्यू। ये हमने किया लास्ट लेक्चर में, साथ लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, और हमने लाइब्रेरी ओरिएंटेशन पे बात भी की थी लेक्चर नंबर 1 के ऊपर, और आज भी हम लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी यूनिट नंबर 2 है आपका स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब देखिए, ये दो हेडिंग्स है बेसिकली, स्किमिंग और स्कैनिंग। फिर इसमें फर्दर भी आ सकती हैं, तो ये मेन हेडिंग्स हैं। इनके अंदर फर्दर रीडिंग्स भी होंगी जो आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी, आपके लेक्चर में होंगी, मटेरियल होगा, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इसके बाद आप उसी यूनिट नंबर 2 में देखिएगा, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, एक्सट्रैक्टिंग थीम्स, ये आपको टेक्निक्स भी बताई जाएंगी। यूनिट नंबर 3, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, APA स्टाइल। दिस इज स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, इट विल हेल्प यू इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट। साइटेशंस, कोटेशंस, किस तरह आपने रेफरेंस करना है, किस तरीके से आपने जो वर्क्स यूज किए होंगे उनको साइट करना है, हवाला देना है, उनको कोटेशंस वगैरह किस तरह लिखनी है। प्लेजरिज्म क्या होता है, इट्स अ डिटेल लेक्चर। प्लेजरिज्म को किस तरह अवॉइड किया जाए, प्लेजरिज्म के क्या मसाइल हो सकते हैं, किस तरीके से आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। यूनिट नंबर 4 होगा नोट मेकिंग पे, डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग नोट्स, साइन पोस्ट, सिग्नल वर्ड्स, एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स फॉर नोट टेकिंग एंड मेकिंग। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कि ये आपका सारा आपको क्लियर हो जाए कि ये आपकी आउटलाइन है और ये चीज़ों से हमने गुजरना है। गाइडलाइंस फॉर समरी राइटिंग, वी पॉइंट्स, समरी राइटिंग का प्रोसेस देखेंगे, उसके एम्स देखेंगे किस तरह करनी है, कुछ में भी पैसेजेस भी हम देखेंगे समरी किस तरह की जाती है। फिर ऐसे राइटिंग प्रोसेस क्या होता है, प्री राइटिंग स्टेजेस क्या होती हैं, राइटिंग स्टेजेस क्या होती हैं। इसमें आई मे बी आस्किंग यू टू राइट एन असाइनमेंट, हो सकता है मैं इसमें आपको कहूँ कि आप असाइनमेंट बनाएं और आपको ऐसे दे दिया जाए, तो विल डिस्कस दिस थिंग्स लेटर। रूल्स फॉर एडिटिंग, जब आप एक टेक्स्ट को एक पैराग्राफ को या एक डॉक्यूमेंट को एडिट करते हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, यूनिटी है, कोहेरेंस है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द लास्ट लेक्चर एज वी वर डिस्कसिंग लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के ऊपर। हमने देखा कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन जो है उसका मतलब है कि जो न्यू लाइब्रेरी यूजर्स हैं, आप उनको अक्वेंट करते हैं लाइब्रेरी की इन्वायरमेंट से, कि लाइब्रेरी के क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सर्विसेज हैं, किस तरीके से आपने लाइब्रेरी को यूज करना है। हम उनको जो न्यू इन्वायरमेंट होती है उसमें एडजस्ट करने का बताते हैं, दैट इज लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। फिर हमने लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के एम्स भी देखे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स another dimension, that is the library worker and library orientation. Library worker plays a very important role in library orientation for the library users, especially new users. So we'll begin by asking a question, what qualities do the library worker need to have to do library orientation? आप देखें ना, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के लिए जो लाइब्रेरी वर्कर है, जो स्टाफ है, उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करा सके।
चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। मैं ये कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज इसलिए करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर सुनने हैं, ऑनलाइन सुनने हैं, तो आपकी ये रिवाइज होते रहें, जब पेपर्स वगैरह आए तो आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट्स हों। फॉर्मल करानी है, फॉर्मल हमने बात की थी, फॉर्मल होती है 1 to 1, फॉर्मल होती है, सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप होता है जिसको आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन देते हैं। फॉर्मल वे में आप उनको बता देते हैं ये कैटेगरीज हैं, इस तरह बुक सर्च करनी है, डेटाबेस इस तरह सर्च करना है आपने। इनफॉर्मल के अंदर आप 101, 1 to 1 उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको सारी डिटेल बताते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस था। लाइब्रेरी वर्कर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं? enthusiasm, the ability to communicate clearly and effectively. Now that's very important. I had been giving you numerous examples related to Punjab University Library, Government College University Library, King Edward University Library, and then University of Lahore's library, and then this Punjab Public Library as well. Enthusiasm is very important. As I had mentioned earlier कि जब मैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड के साथ गया तो हमने विद इन हाफ एन आवर हमने को 1930s का न्यूज़पेपर ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द इंथुजिज्म ऑफ द लाइब्रेरी वर्कर। हमें उसने बताया तरीका कि आपने इस तरीके से फाइंड करना है। तो इंथुजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, आपने देखा है जब आपके सामने कोई एक इंसान एनर्जी से बात कर रहा होता है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है, आप भी उतनी ही एनर्जी से काम करते हैं। तो जैसे आपके सामने आपके पॉलिटिकल लीडर है, जितना ज्यादा वो वेहीमेंटली, जितना एम्फेटिकली वो बोलेगा, उतना ज्यादा ही असर आपको ऑडियंस पे नजर आएगा। इसी तरह अगर लाइब्रेरी वर्कर बहुत एनर्जेटिक है, एंथुसियास्टिक है, वो चाहता है कि आप रीडिंग करें, तो आपका भी इंथुसियाज्म जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लाइब्रेरी वर्कर्स हैं उनमें इंथुसियाज्म हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्लियरली आपको बताएं कि किस तरीके से आपने रिसर्च करनी है, किस तरीके से आपने डेटाबेस सर्च करना है, कहाँ बुक्स अवेलेबल हैं, कहाँ जर्नल्स अवेलेबल हैं, कहाँ रिसर्च आर्टिकल्स हैं। ये मैं बार बार डिफरेंट चीज़ों को इसलिए मेंशन करता हूँ क्योंकि जब आपने लाइब्रेरी में जाना है ना, अगर हमारी ओपन होती ना, यूनिवर्सिटी कैंपस होता तो मैं आपको लाइब्रेरी में लेकर चला जाता। तो जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो, और ख़ासतौर पे इट इज़ लार्ज ह्यूज लाइब्रेरी, देन यू हैव टू फाइंड योर डेटाबेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी वर्कर जो है वो आपसे बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करे, बुक्स कैसे फाइंड करनी है, डिजिटल वे क्या है, कैटलॉग का वे क्या है, फिर आपको पोजीशनिंग बताया कि यहाँ बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, किस तरह आपने कहाँ जाना है। फिर डिस्कशन आपको बताया कि ये वाली जगह जो ये प्राइवेट स्पेस है, आपने देखा अगर आपने, इफ एनीवन ऑफ यू हैज विजिटेड लाइब्रेरी, यू मस्ट हैव सीन कि एक तो प्राइवेट स्पेस होती है जहाँ पे आप 101 अकेले बैठ सकते हैं, एक जगह वो भी होती है जहाँ पे आप डिस्कशंस भी कर सकते हैं। तो उसको बहुत क्लियरली आपको लाइब्रेरी के बारे में ओरिएंट करना है कि लाइब्रेरी की कौन सी जगह किस पर्पस के लिए, एंड इफेक्टिवली। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिवली आपको बताया, उसे खुद मालूम होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट दैट ही शुड नो वेयर थिंग्स आर हैपनिंग। लाइब्रेरी में प्राइवेट स्पेस कौन सी है, डिस्कशन की स्पेस कौन सी है, कहाँ पे आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, कहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये पर्सनल लेवल पे ये क्वालिटीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें तो फ्रेंडलीनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आप एग्जाम दे रहे होते हैं, कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बात नहीं करते बट दे आर वेरी फ्रेंडली। उनके फ्रेंडली होने से ये होता है कि वो आपको एग्जाम नहीं करा रहे होते, बट दे टेंड टू प्रोवाइड यू एन एनवायरनमेंट इन विच यू कैन वर्क एफिशिएंटली। अगर तो लाइब्रेरी वर्कर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है ना, तो आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। अब मुझे याद पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे मैं लाइब्रेरी में जाता था, वो कम्युनिकेट ही नहीं करते थे। ही डिड नॉट यूज टू इवन स्पीक अ वर्ड, ही वुड जस्ट गिव अस अ जेस्चर, मतलब आंखों से इशारा कर दिया यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए। तो हम, मतलब मैं तो पर्सनली बहुत डिस्करेज हो जाता था। तो मैं एक खातून थी, वो बहुत अच्छी तरीके से मैम गाइड करती थी, तो मैं मैम से पूछता था और मैम ने ही मुझे सिखाया कि एक दफ़ा मैं बुक ढूंढने गया, मुझे नहीं समझ आ रही थी, मैं खुद ही ना, बुक के कैटलॉग होती है ना, बुक के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, तो वो 908 जैसे नंबर था, तो मैं उस तरह फाइंड कर रहा था। तो शी केम टू मी, शी टोल्ड मी दैट दिस वाज हाउ इट वाज गोइंग टू बी डन। आपने इस तरीके से बुक फाइंड करनी, इस तरह नंबर होगा, पॉइंट में इस तरह देखना है। फिर आप नाम देखें, राइटर का नाम होता है, ठीक है, जैसे वॉल्टर नाम है तो WAL में आएगा। अब वॉल्टर से और भी हो सकते हैं, तो WAL के साथ वो H लगा देंगे। अगर उसका नाम वॉल्टर हडसन है तो WAL के साथ H लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने फाइंड करनी होती है बुक। तो ये फ्रेंडलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं। लाइब्रेरी वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब लोग
ओरिएंटेशन के लिए आए तो वो उनको बड़े आराम से गाइड करें। अमूमन हमारे क्या होता है कि बड़े पेशेंस से वो आपको पहले तो बता देते हैं शुरू में जब आप जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पे they tend to become less enthusiastic and then you also tend to lose your energy. Patience and experience is very necessary in working with our public. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में पेशेंस हो और आप में एक्सपीरियंस भी हो। आपको पता होना चाहिए कि किस किस किस्म के लोग आएंगे। देखिए ना, हमारे ऐसे लोग भी आते हैं जो जिनमें थोड़ा फियर होता है, लोगों से मिलने का फियर होता है, ज़्यादा बात करने का। हम लोगों में, हमें बचपन से हमें शट अप कॉल दी जाती है कि आप बात ना करें, क्वेश्चन ना करें, तो हमें डर होता है लोगों से मिलने में। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ये फियर पाया जाता है। हम जो महफिलों में जब बैठते हैं, हम बच्चे होते हैं तो हमारे बड़े में बात नहीं करने देते थे। तो ये इन चीज़ों का इफेक्ट ये आता है कि आप देखें ना, हम बैंक्स में जाते हैं, हमसे कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा होता, मशीन से बस एक टोकन निकालना है और जाके हमने कस्टमर बन के बात करनी है। उनका काम है कस्टमर केयर देना, बट हमसे बात नहीं हो रही होती क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस बड़े वेरिड किस्म के हैं। हमें लोगों ने बहुत जगहों पर डिस्करेज किया हुआ है। इसी तरीके से आप देखें ना, लाइब्रेरी जाना, इट शुड नॉट बी अ टास्क, बट हमारे यहाँ तो ये लाइब्रेरी जाने के लिए बाकायदा प्लान करते हैं। फिर उसके बाद हम लाइब्रेरी जाते हैं कि जी वो स्टाफ पता नहीं किस तरीके से बिहेव करेगा। तो स्टाफ को, लाइब्रेरी वर्कर को, दे शुड बी फ्रेंडली, दे शुड हैव पेशेंस एंड दे शुड बी एक्सपीरियंस्ड, दे शुड नो हाउ टू डील विद पीपल। अब मैंने खुद ये लाइब्रेरी में बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे वांटेड टू गेट बुक्स रिन्यूड, और क्या कहते हैं वो, बुक्स लेना चाह रहे हैं, बोरो करना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट। ठीक है, हमारे तो ये भी नहीं होता कि लाइब्रेरी के ऊपर एक वो नोटिस लगा दिया जाए, किसी खास जगह पे नोटिस बोर्ड लगा के, या बुक्स के साथ ही नोटिस लगा दिया जाए कि आपने इस तरीके से बोरो करनी है। तो वो भी, मतलब ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत हो जाती है तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर जाके आप बात करते हैं। अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरी वर्कर्स में एक्सपीरियंस हो, वो बंदे को देख के खुद अंदाज़ा लगा लें कि व्हाट डज ही नीड, और उससे खुद बात कर लें। अच्छा, हमारी जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज है ना, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा इंकरेज करती हैं। वो बच्चों स्टूडेंट्स को देख के अंदाज़ा लगा के उन्हें खुद बुला लेती हैं, उनसे बात करती हैं कि व्हाट डू यू नीड। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी। अब ये जो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है ना, ये बेसिकली आप इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी आप लोगों को नॉलेज की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने नॉलेज हासिल करनी है। आप देखें ना, बाइबल के अंदर जो पहला लफ्ज़ आया वो ये था, लेट देयर बी लाइट, चलें इल्म हासिल करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला जो वही भेजी, उसका पहला लफ्ज़ है इकरा, एजुकेशन। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी माशरे के मसाइल हैं ना, उनको एजुकेशन से ठीक कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इज एक्चुअली अ वे टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इट्स अ वे टू एजुकेशन। ये तालीम का ही एक जरिया है। जब आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन करेंगे तो वहां से लोग जाके बुक्स को, आर्टिकल्स को, जर्नल्स को फाइंड करेंगे एंड दे विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। The library orientation program offers first year students an introduction to the library resources and services. अमूमन होना तो यही चाहिए कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज खुद ऑफर करें, और ये वॉलंटरीली लाइब्रेरी की तरफ से होने चाहिए। कि लाइब्रेरी जो है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके डेज फिक्स करें। अब जो पहली दफ़ा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं उनके डेज फिक्स करें डिफरेंट प्रोग्राम्स के मुताबिक। जैसे आप नर्सिंग के, न्यूट्रिशन के होंगे, थेरेपी के होंगे, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होंगे, उनके एक एक डे फिक्स करें, उनको लेके जाएं, उनकी फॉर्मल या इनफॉर्मल जो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है वो करें। उन स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन दे कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी क्या ऑपरेट करती है, लाइब्रेरी के रूल्स क्या हैं, आप लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं, आप लाइब्रेरी से बुक्स जो है वो बोरो भी कर सकते हैं। आई थिंक 2 वीक्स की बोरिंग फैसिलिटी होती है। फिर डिफरेंट लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में ये भी आ जाता है कि जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप कितनी बुक्स ले सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो आई बिलीव गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 1 या 2 बुक्स कर सकते थे। जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो आप 2 या 3 मैक्सिमम बुक्स कर सकते थे, बोरो एक वक्त में कर सकते थे। जब आप एमफिल के स्टूडेंट होते हैं तो वो 5 बुक्स हो जाती हैं। पीएचडी में फिर और हो जाएगा। तो मतलब डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आपने वो भी उनको बताना होता है। फिर आप उनको ये भी चीज़ें बता सकते हैं कि लाइब्रेरी में कौन कौन से रिसोर्सेज और सर्विसेज हैं। लाइब्रेरी के अंदर फोटो स्टेट की फैसिलिटी भी है। अगर आपने 2 बुक्स ली हुई हैं, यू फर्दर वांट टू हैव फर्दर मटेरियल, व्हाट आर योर ऑप्शंस। आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप फोटो स्टेट करा लें, आप बुक्स लेके जाएं, मटेरियल लेके जाएं, फोटो स्टेट करा लें। तो आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के जरिए अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, एंड हाउ दे कैन यूज इट। वो उसको दे कैन यूज देम, उन रिसोर्सेज को, सर्विसेज को किस तरह यूज कर सकते हैं।
as well as information on study skills and academic integrity to help make the first student experience successful. अच्छा, ये होना वैसे फर्स्ट ईयर में ही चाहिए ताकि आप देखें ना शुरू में आप बता दें। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हो इंटरमीडिएट करने का, जिनका एफएससी वगैरह का बैकग्राउंड है, तो आप लोगों ने एक इंग्लिश में ऐसे पढ़ा होगा, वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज। अब मेरा मानना है कि वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ा रहे हैं, वो आपको 9th क्लास में पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 9th क्लास के बच्चों को बताओ कि क्या मिस्टेक्स हम आगे जाके करते हैं जो हम ना करें। तो फर्स्ट ईयर में ही जाते साथ ही आपको लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का बता देना चाहिए ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन मिले कि स्टडी किस तरीके से की जाती है, फिर एकेडमिक इंटेग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब स्टडी स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ ये तो नहीं होता ना कि आपने स्टडी मतलब कुछ, जैसे अब आप लोग यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आपको पता चलेगा, ये नहीं होता कि आपने पूरी बुक जो है वो पढ़ लेनी। कुछ तो बुक्स हैं जो एक टॉपिक के ऊपर लिखे हैं वो आपने पूरी पढ़नी है, बट स्किमिंग होती है, स्कैनिंग होती है। अब एक बुक के ऊपर आप 3 बुक से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज ये करती हैं कि आप एक टॉपिक के ऊपर 3-3 जगहों से पढ़ के हैं। अब ये तो नहीं ना वो 3 बुक्स पूरी आपने पढ़ लेनी है, उस टॉपिक के ऊपर 3 बुक्स में जो रिलेटेड मटेरियल है वो आपने निकालना है। दीज आर योर स्टडी स्किल्स, इसको स्किमिंग कहते हैं। फिर इसकी तरीके से आपने स्कैनिंग करनी होती है कि आप हेडिंग्स वगैरह पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, आइडियाज पढ़ते हैं, और आप देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो वो रेलिवेंट है आपके टॉपिक से और कौन सी नहीं है। तो ये स्कैनिंग और स्किमिंग जो है, जो हमारे कोर्स कंटेंट भी हैं, ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और ये काम है लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का कि वो आपको बताएं कि आपके स्टडी स्किल्स किस तरीके से डेवलप होंगे। अब मुझे याद है कि हमारे बड़ा फियर है न्यूज़पेपर पढ़ने का ना, खासतौर पे इंग्लिश। तो जब मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो पहले 6 महीने मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, बट आई यूज्ड टू कीप ऑन रीडिंग until it became very profound to me that I could read. तो आपने स्टडी स्किल्स डेवलप कराने होते हैं। आप एक बच्चे को शुरू में ही आप स्टूडेंट को बुक दिखाएंगे तो वो शायद डर जाए अब मुकम्मल पढ़ने से। आपने उसे बना के देना प्लानिंग कि किस तरीके से वो स्टडी करे। इसी तरीके से आ जाए एकेडमिक इंटेग्रिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बहुत लैक करती है। हमने प्लेजरिज्म के एक टॉपिक की बात की थी कोर्स कंटेंट में, यही एकेडमिक इंटेग्रिटी से रिलेटेड है। एकेडमिक इंटेग्रिटी ये है कि जब आप जैसे आप लोग असाइनमेंट्स बनाएंगे तो आपकी एकेडमिक इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी आपसे, आपने अपना काम खुद करना है। आपको एपीए स्टाइल से रेफरेंसिंग करना सिखाई जाएगी कि आपने जब किसी आइडिया को बोरो करना है किसी राइटर के, तो आपकी एकेडमिक इंटेग्रिटी आपसे ये कहती है कि आप उसके आइडिया को एज इट इज बोरो करें, उसका नाम मेंशन करें, उसे क्रेडिट दें। दिस इज व्हाट रेफरेंसिंग इज ऑल अबाउट। आप किसी दूसरे का काम अपने नाम पर नहीं ले सकते, तो इसको हम कहते हैं एकेडमिक इंटेग्रिटी। लेकिन आप देखें हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एकेडमिक इंटेग्रिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। पूरे पूरे आइडियाज़ क्या, पूरी पूरी असाइनमेंट्स जो है वो उठा उठा के एक दूसरे की कॉपी पेस्ट की होती हैं। इवन अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, आई टोटली डिसएग्री विद दिस सिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्ट। आप देखिए इवन आपके जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं वो अच्छे पैटर्न पे तो नहीं, सही पैटर्न पे तो नहीं हो रहे। क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी कि एक बच्चा बनाता है, अपना पेपर फिल करता है, वो सब में शेयर करता है, वो सारे के सारे जो है वो उसे शेयर करने लग जाते हैं। तो एकेडमिक इंटेग्रिटी जो है वो तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो एकेडमिक इंटेग्रिटी ना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक फ्रांस या जर्मनी का एक मिनिस्टर था रिसेंटली, आज से 3 to 5 years बैक इट हैपेंड। ही वॉज अ मिनिस्टर and he was currently serving in the government as minister. It was found out that his PhD or MPhil thesis, PhD thesis was plagiarized. तो उसको मिनिस्ट्री से निकाला गया और उसको वापस भेजा जा गया यूनिवर्सिटी के जाएं आप जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसको पेनल्टी लगाई उन्होंने। तो देखिए इस तरीके से एकेडमिक इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाता है। अब हमारे यहाँ असाइनमेंट से शुरू होते हैं, आप रिसर्च वर्क पे आएंगे तो रिसर्च वर्क भी क्या कि 2-3 लोगों ने जो रिसर्च वर्क किया हुआ है आप उनके रिसर्च वर्क को पकड़ेंगे और उसी को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देंगे 2-3 लोगों के आइडियाज लेके, खुद आप नहीं करते। आपने देखा हमारे यहाँ डिस्कवरीज या इन्वेंशंस नहीं हो रही, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ही यही है कि डिस्कवरीज और इन्वेंशन किस तरीके से होंगी, वो हो ही इसलिए जैसे नहीं पाती क्योंकि एकेडमिक इंटेग्रिटी नहीं है, हम न्यू आइडियाज को जनरेट ही नहीं करते। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का ये काम है कि आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में स्टडी स्किल्स के ना सिखाएं कि साथ साथ आप एकेडमिक इंटेग्रिटी का भी स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरीके से उन्होंने ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है, अपना रिसर्च वर्क प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर शुरू से मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को बताया जाए ना कि उन्होंने रिसर्च वर्क करना है, दे कैन contribute in the literary circle or in the academic circle of the society,
देन दे वुड बी विलिंग टू वर्क, तो वो काम भी करेंगे। उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी देने की जरूरत है। अच्छा, this program also includes a short research assignment designed to provide immediate immersion in the art of database research searching। अच्छा, एक जो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है ना, इसके अंदर एक असाइनमेंट हमने तो नहीं अभी तक रखा हुआ, मैंने अभी आपके अंदर इसमें असाइनमेंट नहीं, जहाँ भी असाइनमेंट है कि मैं आपको बताऊंगा। अब वो एक ये पॉइंट उनका ये है कि ऐसे प्रोग्राम में आप एक शॉर्ट रिसर्च असाइनमेंट भी रख सकते हैं, जिसमें आप इमर्शन होता है किसी चीज को मिक्स करना। आप स्टूडेंट्स को एक क्या कहते हैं असाइनमेंट दे, जिससे उनको ये पता चले कि डेटाबेस सर्चिंग जो आर्ट है वो किस तरीके से वो कर सकते हैं, कितना उनको आ गया, कितना वो कर रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप लोगों को लाइब्रेरी में ले जाया जाए, लाइब्रेरी में जाकर आपको एक कंप्यूटर में बिठा के बताया जाए कि अब, क्योंकि अब कैटलॉग वाला नहीं चल रहा, अब आप नॉर्मल खुद फिजिकली जाके नहीं बुक सर्च करते, अब ज्यादातर आप कंप्यूटराइज सर्च करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, लाइब्रेरीज में आप जाएं, स्टाफ मेंबर बैठे होते हैं, आप बुक का नाम बताते हैं, राइटर का नाम बताते हैं, वो जी खुद ही सर्च करके आपको बता देते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज में ये फैसिलिटीज होती अवेलेबल हैं, कंप्यूटर्स पढ़े, आप जाएं डेटाबेस सर्च करके कर लें। अब डेटाबेस जो टर्म है उसका मतलब ये है कि डेटा, आपने डेटाबेस देना होता है जिसकी बेसिस पर आप जो मटेरियल ढूंढ रहे हैं वो आप सर्च कर लें। फॉर इंस्टेंस, आप न्यूट्रिशन के किसी टॉपिक के ऊपर या नर्सिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका डेटाबेस आपने निकालना है कि इस पे कितने आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जर्नल्स लिखे जा चुके हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप किसी सर्च इंजन पर जाएंगे, आप लाइब्रेरी के देखेंगे कि किस किस को असेस है। जैसे मैंने जे स्टोर की बात की थी, नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, इस पैरामेडिकल की फील्ड से रिलेटेड आपके कुछ वो स्पेसिफिक ब्राउजर्स होंगे, तो क्या कहते हैं, आप उसमें जाए, आप देखें आपके कौन कौन से अवेलेबल है, और उधर जाके सर्च करें अपना जो टॉपिक है ना, उसके कीवर्ड्स डालने होते हैं। अच्छा, ये भी नहीं होता कि आप पूरा पूरा लिखना शुरू कर दें जी कि आई नीड टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पेडियाट्रिक नर्सिंग टेक्निक्स विच आर करंटली अपडेटेड और रेलेवेंट। इस तरह नहीं लिखते, आपने सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स क्या होंगे, नर्सिंग, पेडियाट्रिक, अपडेट्स। इस तरीके से आप कीवर्ड्स लिखेंगे ना तो सारी चीजें आपके पास सर्च करके आ जाएंगी। वो एक मजाक उड़ाया जाता है ना कि गूगल के ऊपर भी लोग ऐसे करके लिख रहे होते हैं, काइंडली टेल मी अबाउट माई मिसिंग चप्पल फ्रॉम द मस्जिद फ्रॉम द मॉस्क। अब गूगल के ऊपर कुछ लोग पूरी पूरी डिटेल बना बना के लिख रहे होते हैं इस तरीके से। तो इस तरह नहीं आप डेटाबेस सर्च करते। डेटाबेस सर्च करने के लिए आपने कीवर्ड्स लिखने होते हैं। जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, बुक लिखते हैं, रिसर्च जर्नल होता है ना, उसमें भी आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे आप कीवर्ड्स लिखते हैं ना, तो वो कीवर्ड से मैच करके जितनी भी सर्चेस उससे मैच करके ना वो फौरन ऊपर आ जाती हैं, तो आपको सर्च करने में आसानी हो जाती है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसका एक काम ये भी है कि एक असाइनमेंट आपको दे दी जाए जिससे आपको डेटाबेस सर्चिंग करना आती हो, ये इसका अंदाजा लगा लिया जाए। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स, इस प्रोग्राम के नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू फेमिलराइज स्टूडेंट्स विद द लाइब्रेरी फैसिलिटी, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि आपने स्टूडेंट्स को फेमिलराइज करना है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत अनगिनत एग्जांपल्स भी अब दे चुका हूं कि लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉग की सर्विस होती है, लाइब्रेरी के अंदर फिजिकल आप बुक्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, उसकी सर्विस है। फिर डिजिटल, आजकल तो चलिए डिजिटल लाइब्रेरीज चल रही हैं, ये रिसोर्सेज हैं, यही सर्विसेज हैं। फिर लाइब्रेरी के अंदर आपके पास ना सिर्फ बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो जो रिसर्च करके गए होते हैं वो भी पढ़ी होती हैं। तो ये सारा का सारा कुछ जो है ना, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद, इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव कि आप न्यू लाइब्रेरी यूजर्स को बताएं कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या सर्विसेज है। टू अक्वेंट स्टूडेंट्स विद बेसिक डेटाबेस सर्चिंग टेक्निक्स, ये जिसपे मैंने अभी बड़ी डिटेल में बात की है। आप स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बेसिक डेटाबेस सर्चिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। आप डिजिटल कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड में कर रहे हैं, आप जाएं डिजिटल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सर्चिंग टेक्निक्स में आप जाएं जाके आप, अच्छा वो एडवांस सर्चेस में ये भी होता है, आप राइटर का नाम लिखते हैं। जैसे राइटर का नाम ले लेते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, उनकी बड़ी फेमस बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जब आप वो लिखेंगे ना तो उनकी सिर्फ राइटर का नाम लिखने से उनकी जितनी भी फेमस बुक्स हैं वो सारी आ जाएंगी। इसी तरीके से आप एक बुक के टॉपिक के ऊपर नाम लिखते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी टॉपिक पर सर्च करना चाहते हैं, कोई बड़ा फेमस टॉपिक आप ले लें,
चले ये पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड का, आप कोविड-19 लिखेंगे ना तो उसके ऊपर जितनी बुक्स है ना वो सारी आ जाएंगी। अब आपने कोविड-19 के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने देखना है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी के ऊपर बड़े चेंजेस आए। आपने सोसाइटी का आपने लेना है इसका क्या कहते हैं इकोनॉमी का, तो आप लिखेंगे कोविड-19। अगर आप खाली लिखेंगे ना कोविड-19 तो सारी कोविड-19 के ऊपर जो बुक्स होंगी वो आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने लिमिट क्या करनी है, आप कर देंगे कोविड-19 इकोनॉमिक्स। जब आप कोविड-19 इकोनॉमिक्स लिखेंगे ना तो जितनी बुक्स कोविड-19 इकोनॉमिक्स के ऊपर है वो सारी आ जाएंगी। अब बुक्स आ जाएंगे, जर्नल्स आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे, जो जो चीजें लिखी ना वो सारा कुछ आ जाएगा। अब आपको फर्दर इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये देखना है कि इफेक्ट्स क्या है इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट्स क्या हैं। आप सिर्फ एक वर्ड और ये कीवर्ड्स आप ऐड करी जा रहे हैं, ये बेसिक डेटाबेस सर्चिंग टेक्निक्स है। कोविड-19 इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी। अब कोविड-19 के जो इफेक्ट्स है ना इकोनॉमी के ऊपर वो सारे आ जाएंगे, बुक्स आ गए, रिसर्च आ गए, आर्टिकल्स, जर्नल्स आ गए, ये आ गए सारा कुछ। आपको उन्होंने ये कहा है कि आपने सिर्फ बुक से मटेरियल सर्च करना है, तो अब आप एक फिल्टर लगा देंगे, वो वहां पे अवेलेबल होता है, फिल्टर लगा दें दैट यू ओनली वांट टू फाइंड बुक्स, यू डोंट नीड रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स एंड अदर थिंग्स। जब आप ये कर देंगे ना तो वो जितना डेटाबेस है ना वो आपका जो जर्नल्स और आर्टिकल्स हैं वो सारे चले जाएंगे, सिर्फ बुक्स रह जाएंगी। तो कोविड-19 इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी, इस पे जितनी बुक्स अवेलेबल होंगी ना जो इस वक्त तक लिखी गई होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। ये बेसिक डेटाबेस सर्च करने की टेक्निक्स होती हैं। फिर आप फर्दर ये भी देख सकते हैं कि कोविड-19 इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी बैड भी हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। आप एक नेगेटिव का वर्ड ऐड कर देंगे तो जो नेगेटिव वो बुक्स जो नेगेटिव इफेक्ट्स को डील कर रही हैं वो आ जाएंगे, जब पॉजिटिव लिख देंगे तो जो पॉजिटिव को डील कर रही हैं वो आ जाएंगे। तो इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। आपको ये बकायदा जो न्यू लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से आपने डेटाबेस सर्च करना है। To introduce students to issues of academic integrity, and this is very important. आप I was in Australia, मैं थोड़े अर्से के लिए रहा था वहाँ पे, मेरे कुछ इश्यूज हुए, मैं वापस आ गया, I couldn't continue there. But what I want to tell you is that कि हमें वहाँ पे जाके ना जाते साथ ही ना उन्होंने रिसर्च टॉपिक्स दे दिए, तो उन्होंने कहा जी आप करें काम। तो हम लोगों ने जाके फाइंड किया तो जितने 3 to 5 डेज के अंदर जितने लोग थे ना वो सब अपने टॉपिक्स लेकर आ गए, विद इवन द पीपल हु बिलोंग टू इंडिया एंड बांग्लादेश। जो बांग्लादेश वाले थे वो भी टॉपिक अपना सर्च करके ले आए। हम पाकिस्तान वाले जो थे ना, मेरे ख्याल में मैं था और एक और थे, और हम 2 लोग थे, हमें टॉपिक नहीं बन सका हमारा। उन्होंने हमें टॉपिक दिया था कि आपने प्राइमरी स्कूल्स जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड था, उनकी एजुकेशन की लिटरेसी रेट वगैरह कुछ ना देखना, उसके इश्यूज वगैरह कुछ देखना है प्राइमरी लेवल के ऊपर। आप हमने इतना सर्च किया दोनों ने, हमने बाकियों से भी का सर्च करें फिल्टर लगा के, ये वो, हमारे एकेडमिक जो रिसर्च है वो मिली ही नहीं, इतनी कम है हमारी एकेडमिक रिसर्च। मतलब ये लेवल है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर बुक्स अवेलेबल नहीं, बड़ी ही मुश्किल से जाके 2-3 छोटे छोटे काम हमें मिले। अब वहां पे तो 2-3 से नहीं होता, वहां पे तो यू हैव टू फाइंड लाइक ऑलमोस्ट more than 20 to 30 books, articles, journals. So it wasn't going to do anything for us. So we were just baffled. सब अपने टॉपिक्स दे रहे हैं और हम लोगों के टॉपिक्स अभी टॉपिक्स भी तैयार नहीं हो रहे, वो उसके ऊपर रिसर्च डाटा वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये एकेडमिक इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होता क्या, देखिए एकेडमिक इंटेग्रिटी ये है कि आप अपना काम खुद करें, ऑनेस्टी से करें, खुद रिसर्च करें, आर्टिकल सर्च करें, उससे एक न्यू कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आए, कोई न्यू इशू उठाएं और उसके ऊपर आप खुद लिखें जिसके ऊपर पहले काम नहीं हुआ, या कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर पहले काम हुआ उस पर एक डायमेंशन से हुआ है, दूसरी डायमेंशन से नहीं हुआ। हर चीज के देखिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल 3 डायमेंशन तो होती हैं, तो इकोनॉमिक से हुआ तो पॉलिटिकल से नहीं हुआ, सोशल से नहीं हुआ, तो जिस पे नहीं हुआ उस पर आप काम करें। इस तरीके से ना रिसर्च बढ़ती है, ये एकेडमिक इंटेग्रिटी है। कॉपी पेस्ट ना करें, प्लेजरिज्म ना करें कि किसी ने काम किया हुआ वो 3 जगह से उठा के आपने कॉपी पेस्ट करके दे दिया। अब उससे क्या होता है कि आपकी रिसर्च नहीं इंक्रीज बढ़ती। अब हमारे साथ इसीलिए तो वहां पे इश्यू आया कि पाकिस्तान के अंदर तो एकेडमिक इंटेग्रिटी हमें नजर ही नहीं आती। आप देखें ना, आप अमूमन क्या स्टूडेंट्स करते हैं जी, एक बनाता है असाइनमेंट, वही सारे कॉपी पेस्ट करके आगे सबमिट करा देते हैं। तो हमारी रिसर्च जो है वो नहीं इंक्रीज कर रही, इसीलिए हमें वहां पे रिसर्च वर्क ही नहीं मिल रहा था। तो हमें ये चाहिए कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में ही एकेडमिक इंटेग्रिटी के बारे में बताएं, पेनल्टीज के बारे में बताएं। आपको शायद मालूम हो कि ना मालूम हो, हर यूनिवर्सिटी का अपना लेवल होता है प्लेजरिज्म का। आपका जो रिसर्च वर्क होता है ना उसमें 2%, 3%, 5% या कुछ जगहों पे 20% है। अगर इतना प्लेजरिज्म निकल आए ना तो आपकी वो रिसर्च कैंसिल हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, आपको दोबारा करनी पड़ती है, उसको सही करके लाना पड़ता है।
तो हमें शुरू में ही चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को अवेयर करें कि अगर आपने प्लेजराइज किया तो उसके ये नुकसानात होंगे, फिर हम पेनल्टीज भी लगाएं। हमारे शायद इश्यूज ये भी होते हैं कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक अच्छा कोलैबोरेट कर लेते हैं और उसके बाद टीचर्स भी, हमारे सुपरवाइजर्स भी कोई इतना अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं लेकर आते, अच्छा काम नहीं कर रहे। टीचर्स जो है वो बस निकालने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता होता है कि इसमें एकेडमिक इश्यूज हैं, इंटेग्रिटी नहीं है, प्लेजरिज्म भी है, उसको हल्का करा के किसी तरीके से करा कर क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो हमारी एकेडमिक इंटेग्रिटी भी डिस्ट्रॉय होती है और फिर हमारी रिसर्च नहीं बढ़ रही। ये एक रीज़न है कि आप देखिए हमारी रिसर्च नहीं बढ़ रही। अब मेरे साथ लास्ट ईयर भी जो नर्सेज थी, अब वो अपनी रिसर्च के लिए वो कुछ प्रोग्राम्स के साथ, जो तो प्रोग्राम्स के साथ चली जाती थी, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, यूरोप जा रही हैं, अमेरिका जा रही हैं, वहाँ से रिसर्च लेकर आ गई। आप देखें ना, हमारे पास अपनी कोई रिसर्च ही नहीं है, इवन नर्सिंग के अंदर रिसर्च नहीं है, हालांकि हमारे यहाँ कितना स्कोप है नर्सिंग में रिसर्च का, बट नहीं है। तो वो बाहर से हम लेकर आते हैं, फिर हम रेफरेंस देके वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग इन पे काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। इसी तरीके से व्हाट शुड बी द लर्निंग आउटकम्स। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, इसके क्या लर्निंग आउटकम होने चाहिए। वंस स्टूडेंट्स कंप्लीट द लाइब्रेरी ओरिएंटेशन दे शुड बी एबल टू, जब एक दफा स्टूडेंट्स की लाइब्रेरी ओरिएंटेशन होगी तो उनको क्या आना चाहिए, लोकेट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज विद इन द लाइब्रेरी। मतलब उनको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो अब उनके लिए अवेलेबल है, यानी बुक्स की एसेस है, जर्नल्स की एसेस है, आर्टिकल्स की एसेस है, जो रिसर्च उनके सीनियर कर चुके हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, इवन टीचर्स ने, सुपरवाइजर्स ने, इंस्ट्रक्टर्स ने जो रिसर्च की हैं वो अवेलेबल है। फिर आप देखें ना, इससे हट के आगे भी तो आपने जाना है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रिसर्च है वो आपको इंटरनेशनल जर्नल से मिलती है, तो क्या इंटरनेशनल मैगजीन्स और जर्नल्स जो है वो अवेलेबल हैं। फोर्ब्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये अवेलेबल हैं, जिनसे आप जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है आपकी नर्सिंग से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, देखिए हर फील्ड के ऊपर काम हो रहा है, हर फील्ड में काम हो रहा है, तो क्या वो अवेलेबल हैं आपकी लाइब्रेरी के अंदर, आप उन्हें बताएं। फिर उन्हें बताओ कि उन्होंने लोकेट कहाँ से वो चीज़ें करनी है, वो ये डेटाबेस में जाए, सर्च करें। एंड सर्विसेज विद इन द लाइब्रेरी, एक तो ये मालूम हो कि लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फिर उनको ये भी मालूम हो कि वो सर्विसेज और रिसोर्सेज को उन्होंने लोकेट किस तरह से करना है। इसी तरीके से know where to go for assistance from the library staff. They should know who are the library staff and how are they going to manage the problem. उन्हें लाइब्रेरी स्टाफ का मालूम होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी स्टाफ ने उनकी कितनी असिस्टेंस करनी है, अपने राइट्स का आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाते साथ ही जानिए कि लाइब्रेरी स्टाफ की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का काम है कि वो आपको बताएं, न्यू लाइब्रेरी यूजर्स को बताएं कि किस तरीके से लाइब्रेरी स्टाफ ने आपको हेल्प आउट करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे एक मैम जो मिली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक्चुअली मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि लाइब्रेरी से बुक्स किस तरह सर्च करते हैं। मैं बुक सर्च करने गया, मुझसे हो नहीं रही थी, तो उन्होंने देख लिया। ये लाइब्रेरी स्टाफ का काम है कि वो इतने इफेक्टिव हो, इंथुजियास्टिक हो, उनमें इतना पेशेंस हो, एक्सपीरियंस हो कि वो समझ जाए। उन्होंने अंदाजा लगा लिया ही इज अ न्यू लाइब्रेरी यूजर, सो शी शुड कम एंड हेल्प मी। शी केम, उन्होंने फिर शी टुक द बुक एंड टोल्ड मी दैट दिस वाज हाउ इट वाज गोइंग टू बी डन, यू हैड टू फाइंड इट इन दिस वे। आप इस तरीके से नंबर देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में कैटेगरी, कैटेगरी में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फिर आप ये देखते हैं कि बुक का ऊपर जो नंबर लिखा है वो कैसे है, राइटर का नाम से किस तरीके से लोकेट करनी है, टॉपिक्स क्या है। तो ये लाइब्रेरी स्टाफ का काम है। फिर लाइब्रेरी स्टाफ आपको ये भी बताया कि देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्पेस है, यहाँ पे जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल है। फिर न्यू अराइवल्स के बारे में भी बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे न्यू अराइवल का रैक लगा होता है, उसमें बुक्स आ रही होती हैं, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि न्यू अराइवल क्या है। तो न्यू अराइवल के अंदर आपकी लेटेस्ट अपडेटेड जो बुक्स होती है ना, वो भी अवेलेबल होती हैं। ये लाइब्रेरी स्टाफ का काम है कि वो आपको बार बार इन चीज़ों के बारे में बताए। लॉग ऑन टू लाइब्रेरी कंप्यूटर्स एंड सर्च द लाइब्रेरीज वेबसाइट। फिर आपको एसेस दी जाए, ये एसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाइब्रेरी में आप जाएंगे, वहाँ पे तो जो कंप्यूटर्स होंगे वो तो ऑटोमेटिकली लॉग ऑन होंगे, और फिर आप वहाँ से लाइब्रेरी की जो वेबसाइट है उसे सर्च कर सकते हो, जो जो चीज़ें आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। असेस ये भी होती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, आप उनको लाइब्रेरी की असेस ही दे देते हैं। यानी वो अगर अपने लैपटॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं या वो घर आ गए वहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको एक आईडी दे दिया जाता है, जो उनके अपने जो आईडी कार्ड होता है ना कंप्यूटर, अपना यूनिवर्सिटी का जो आईडी कार्ड होता है उस पे इशू होता है। थ्रू दिस व्हाट दे कैन डू इज दैट दे कैन असेस
यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी इवन फ्रॉम देयर होम, इवन फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, क्योंकि देखें ना आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो तो काम भी कर रहे हैं साथ साथ, तो वो लाइब्रेरी की वेबसाइट को वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और जो बुक्स उनको रिक्वायर्ड है वो वहाँ से भी ले सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक लाइफ इजी फॉर द स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी यूजर्स. तो आप लाइब्रेरी यूजर्स को ये भी बताएं कि लॉग इन किस तरीके से करना है, उनके आईडीज बनाएं और वो उनको दे दें ताकि वो लाइब्रेरी की वेबसाइट से वो चीज़ें भी सर्च कर सकें. यूज दी ऑनलाइन कैटलॉग. ऑनलाइन कैटलॉग को किस तरीके से यूज करना है ये मैंने अभी आपको क्विक बताया था, इसको जरा क्विक एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. कि आपने फॉर एग्जांपल एक बुक सर्च करनी है कोविड-19 के ऊपर, आप लिखेंगे कोविड-19 तो दुनिया जहां में जितनी भी बुक्स लिखी है ना जिनकी आपको असेस है, जिन जर्नल्स की, वो आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगे, जर्नल्स आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे. आपने फिर उस ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर सर्च को अपना नैरो करते जाना है, बेसिक करते जाना है, उस लेवल पे लेके जाना है जो आप चाहते हैं. आप करें जी कोविड-19 इकोनॉमी, तो फिर इकोनॉमी के ऊपर जितनी बुक्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, अपना मैगजीन्स हैं, वो आ जाएंगे. आपने फिर इसको फर्दर इफेक्ट्स देखने हैं तो आप फर्दर फिल्टर करेंगे कोविड-19 इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी, फिर आप उसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी कर सकते हैं. एक और चीज़ में ज़्यादा, एक तो मैंने आपको पहले वो बताया था ना, राइटर का नाम लिखेंगे तो उसकी सारी बुक्स आ जाएंगी. एक और चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कोविड-19 तो चले अभी लेटेस्ट है, अगर हम किसी और चीज़ की बात करें, सार्स फैमिली जो है इसकी, SARS सार्स फैमिली जो है, ये 1999 में भी इसका अटैक हुआ था, ये पहले से चलती आ रही है. तो आप अपनी जो कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग सर्च करें ना, उसको आप लिमिटेड भी कर सकते हैं, दैट यू ओनली वांट बुक्स फ्रॉम 2000 टू 2020. आप या 2000 टू 2020 में आप जितनी भी बुक्स लिखी गई ना, आपको सिर्फ वही चाहिए, 2000 से पहले वाली बुक्स आपको नहीं चाहिए, तो वो भी आप ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर ऐड कर सकते हैं. तो वो आपको जो ऑनलाइन कैटलॉग है सिर्फ वही बुक्स शो करेगा जो कि 2000 और 2020 के दरमियान में लिखी गई हैं. इसको आप फर्दर मज़ीद आप इसको फिल्टर कर सकते हैं. बुक्स में आप खाली जर्नल्स भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स भी कर सकते हैं, रिसर्च जर्नल्स करना चाहें वो कर सकते हैं. तो ये जो ऑनलाइन कैटलॉग यूज़ करना है ना, ये भी आपको सिखाई जानी चाहिए, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का काम है. अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज आर लोकेटेड विद इन गलीलियो. अभी गलीलियो जो है ना, बेसिकली दिस गलीलियो इज अ हेडिंग. आपको ये एक उसने एग्जांपल दिया, अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज आर लोकेटेड विद इन गलीलियो. आपको ये सिखाया जाए कि गलीलियो के अंडर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है. यानी अब एक हेडिंग है गलीलियो, तो ये तो डिसिप्लिन हो गया ना. तो गलीलियो के अंदर आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं, उसकी गलीलियो की जो थीरीज हैं, फिर गलीलियो के ऊपर कुछ एक्विजिशंस लगे थे, गलीलियो की पर्सनल लाइफ है, गलीलियो की अचीवमेंट्स है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर. अब ये तो नहीं, देखो गलीलियो ने फिजिक्स में भी आई थिंक काम किया हुआ है, गलीलियो का काम रिलीजन में भी है, गलीलियो का काम डिफरेंट ये डिसिप्लिन में. तो अब एक हेडिंग होगा गलीलियो, फिर गलीलियो में आगे आप जाए, फिजिक्स में भी काम है, रिलीजन पे भी काम है. तो अब ये फर्दर दो और हेडिंग्स हो गई. अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके पास क्या अवेलेबल है, what your library is offering you. Either it is offering on one subject or is it offering on both subjects, and what are you offering then? Are you offering the books, his research articles, or what he wrote? And remember one thing, Galileo was the one जिसने ये पॉइंट दिया था कि जो ये यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सोलर सिस्टम जो है हमारा, ये तो आपसे थोड़ा सा रिलेटेड भी है, साइंस के बच्चे आप लोग हैं, स्टूडेंट्स अब तो मेडिकल के हैं, साइंस से रिलेटेड है. अब तो हमारा जो व्यू है ना वो हीलियोसेंट्रिक है, यानी सन इज एट द सेंटर एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. दिस इज हीलियोसेंट्रिक. इससे प्रीवियस जो था ना वो था जियोसेंट्रिक. जियोसेंट्रिक था, द अर्थ वाज एट द सेंटर एंड द सन वाज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो गलीलियो वाज द वन हु निगेटेड दिस आइडिया. उसने इस आइडिया को निगेट किया और उसने कहा कि नहीं, जियोसेंट्रिक नहीं है, हीलियोसेंट्रिक है. और उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया कि उसको कहा गया कि आप अपनी रिसर्च को ना पब्लिश करें. उसने फिर अपनी रिसर्च पब्लिश नहीं की थी. गलीलियो की जो रिसर्च है ये उसकी वफात के बाद पब्लिश हुई है. तो अब ये देखें ना, उसकी पर्सनल लाइफ भी है और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनल लाइफ की स्टेटमेंट्स हैं. तो आप उसकी रिसर्चेस के बारे में बात करें, आप ये पॉइंट तो देंगे. तो कहने का मकसद ये है, अंडरस्टैंड व्हाट रिसोर्सेज आर लोकेटेड विद इन गलीलियो. आप गलीलियो के डिसिप्लिन में उनको ये बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कैटेगरीज अवेलेबल है. उसके फिजिक्स में काम है, रिलीजन पे काम है, फिर उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर काम है, पर्सनल लाइफ के ऊपर है, फिजिक्स के ऊपर है, रिलीजन के ऊपर है. फिर आप पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसकी अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं,
किस तरीके से उसको सब्सटेंशिएट किया हुआ, यानी एविडेंस दिए हुए हैं, फिर उसकी फिजिक्स की क्या थीरीज हैं, फिर उनकी रिलीजन के ऊपर क्या काम है, तो आपके पास क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बताते हैं। तो ये लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का काम है कि वो अपने न्यू लाइब्रेरी यूजर्स को इन चीज़ों को समझाए कि किस तरीके से आपने लोकेट करना है। बेसिक पर्पस लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का ये है कि लाइब्रेरी यूजर्स को सारा अच्छी तरीके से सिखा दिया जाए कि लाइब्रेरी को किस तरीके से आपने यूज़ करना है, लाइब्रेरी में क्या सर्विसेज हैं, और अपना क्या कहते हैं लाइब्रेरी किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है रिसर्च में, एकेडमिक इंटेग्रिटी, कि ताकि आप ना देखें जो कौमें लाइब्रेरी की तरफ जाती हैं ना, किताबें पढ़ती हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं, वही रिसर्च करती हैं। अब छोटी सी अभी रीसेंट एग्जांपल है, कोविड-19 के दौरान ड्यूरिंग कोविड-19 आप देखें ना, इंटरनेशनली वैक्सीन को हम इंटरनेशनली हम देखते हैं, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें कंपटीशन हो रहा है कि हम वैक्सीन बनाएं, और हमारे कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है जी, हमारे कंट्रीज के अंदर तो ये भी ये डिसाइड नहीं हो रहा कि है कि नहीं है, चलो है भी, चलो थोड़ा वगैरह। हमारे कंट्रीज में क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉमर्स आए हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोलॉजी से आके बता रहे हैं जी कि कोविड-19 कब जाएगा, वैक्सीन पे काम नहीं हो रहा। तो देखिए ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम किताबों से दूर हैं, इसीलिए हमारे माशरे के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल हैं। एजुकेशन, एजुकेट करें लोगों को, और लाइब्रेरी ओरिएंटेशन का पर्पस ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस सर्चिंग, ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में बता दिया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। रिकग्नाइज इश्यूज ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी, ये भी मेरा ख्याल है अच्छी तरीके से समझ आ गई है, नहीं आई तो अभी हमने आगे भी करना ही है। अभी आपको प्लेजरिज्म वगैरह बकायदा पूरे टॉपिक्स आएंगे, उसमें हम इनको देखेंगे, इन चीज़ों को विल अंडरस्टैंड देम देयर। Next is, we as library workers should always remember that we are there to provide a service to the public. They are the reason why we are working in the library. Now this should be the motto of the library workers. अगर आप लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के लिए लाइब्रेरी वर्कर्स के अंदर इंथुसिज्म पैदा करना चाहते हैं ना, तो आप उनका मोटो ये बनाएं, जैसे कायदे आजम ने कहा था ना कि आप अवाम के खादिम हैं, ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ एहसास हो कि वो हुक्मरान ना बन के बैठ जाएं, वो ये सोचे कि उन्होंने अवाम को सर्विसेज देनी है। बिल्कुल इसी तरीके से लाइब्रेरी वर्कर्स को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि उनका काम ये है कि जो यूज़र्स आ रहे हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। वो इसी दे आर द रीज़न वाई वी आर वर्किंग इन द लाइब्रेरी, कि आप लोग जो लाइब्रेरी में काम करें उसका वर्क, उसकी रीज़न ही ये है कि आप लोगों ने अवाम को फैसिलिटी देनी है, न्यू लाइब्रेरी यूजर्स को फैसिलिटी देनी है, उनको आपने लाइब्रेरी की ओरिएंटेशन देनी है, उनको समझाना है कि लाइब्रेरी किस तरह काम करती है। एक चीज़ को आप इजीली एक्सेसिबल बना देंगे ना, लोग उसकी तरफ आएंगे। हमारे यहाँ लोग इसलिए भी भागते हैं क्योंकि लाइब्रेरी का सिस्टम हम लोग समझाते ही नहीं है। तो आप देखें ना, अब ये नई लाहौर के अंदर एक वो बनी बस, स्पीडो बस, स्पीडो बस का तरीका बताया नहीं, तो लोग अभी तक वो स्पीडो बस ऑलमोस्ट कम लोग उसमें जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को तरीका ही नहीं मालूम। आप लाइब्रेरी की एनवायरनमेंट को इतना एक्सेसिबल बनाएं, लोगों को बताएं, लोगों को एडवर्टाइज करें, लोगों को समझाएं कि लाइब्रेरी कितनी उनके लिए फायदेमंद है। लोग आएंगे लाइब्रेरी में, न्यू यूजर्स आएंगे। ये आपका काम है कि आप इतने अच्छे तरीके से बताएं कि लाइब्रेरी यूज करने के लिए लोग आए। वो मुझे एक एग्जांपल याद आई, मैं ये इस तरह एग्जांपल्स वगैरह इसलिए देता हूँ ताकि आपको ना बोरिंग ना लेक्चर लगे। हमारे एक सर थे, उन्होंने हमें बताया कि उनकी ना 54, उनकी नहीं 60+ एज थी, उनकी सेकंड मैरिज हुई, उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया। तो कुछ अरसे ना वो ऐसे ही रहे कि क्या कहते हैं, कुछ अरसे उन्होंने शादी नहीं की, और उनकी ना जो सास थी वो आके बैठ गई। 3 बेटे थे उनके, तो कहते रोजाना सुबह में बड़ा इशू होता था नाश्ता बनाने में। तो अब उनकी सास को ये था कि कहीं दूसरी शादी ना कर ले, तो वो खुदा के बैठ गई, बच्चों का जहन भी खराब करती नहीं, मतलब ये करती रही जी कि शादी ना करें आप। तो वो कहते हैं मेरे घर की तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, 3 लड़के थे, मैं कैसे संभालता हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 का, एक 8 ईयर्स का और एक 10 ईयर्स का होगा। तो कहते मैंने ना एक चीज़ की, शादी के लिए बच्चों को दिखाना था, मनाना था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक जगह लेके गए, ये बाय प्लान उन्होंने किया, एक खातून के पास लेके गए कि ये आपकी ना नई मामा है। वो थी कोई सख्त मिजाज, भारी भरकम सी, बड़ी रोबदार पर्सनैलिटी। बच्चे तो उनसे डर गए, और उन्होंने बच्चों को बड़ा डराया, बच्चे तो बड़े डर गए। उन्होंने कहा ये क्या। फिर उसके ना चंद दिन बाद ना वो उन्होंने जो पसंद की हुई थी, जिनसे बात की थी, उनके पास लेके गए। तो बच्चों ने जब उनको देखा तो बच्चे तो रेडिली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है इनसे आप शादी कर ले। तो इस तरीके से उन्होंने जो अपनी मैरिज करनी थी वो बड़े तरीके से उनसे कर ली जिनसे करना चाहते थे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, हम लोग कुछ चीज़ें से आपको जान के डराते हैं ताकि हमें टेंशन ना हो। अब लाइब्रेरी ओरिएंटेशन इतनी बुरी तरीके से दी जाती है, इतनी
आप ये कह लें इस अंदाज में, अनइंटरेस्टिंग अंदाज में दी जाती है कि लोग आए ना, ताकि बार बार बुक्स लेने ना आए। बार बार बुक्स लेने आएंगे तो आप तंग होंगे, आपको उनको बार बार डेटाबेस से सर्च करके देना होगा, बार बार बताना पड़ेगा। बजाय इसके कि वो आपको इनकरेज करें, इतने अच्छे तरीके से बताएं कि आप बार बार आएँ और बुक्स पढ़ें। हम इतना ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि लोग लाइब्रेरी की तरफ रुख ही नहीं करते। तो you should as library workers you should know that your library orientation should be strong enough to attract the maximum number of people towards libraries. आपको याद रखना चाहिए कि आपका काम ही ये है, लाइब्रेरी में आप क्यों मौजूद हैं। What is your purpose behind being in the library? It's that you are there to provide services to the public. आपका काम ही है कि आप पब्लिक को सर्विस दें। तो अगर ये एहसास हमारे अंदर आ जाए ना, तो हमारी लाइब्रेरीज भरी हैं। Let us strive to build positive relations with our public and to make our libraries play a part in creating a better tomorrow for all. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये एक्चुअली इट्स मैसेज। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे ये एकदम कोर्स का आ गया कि आप ये कोर्स टीच करें। ये लास्ट ईयर को कोर्स टीच करना था, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से आपको पता है मैं टीच करने में हमें इन्होंने अब दिया है। तो मैंने जो पहले बना के रखी हुई थी चीज़ें, वो मैंने डिलीट कर दी थी सारी। तो ये मैंने अब जो आपके लिए मटीरियल ले रहा हूँ वो मैं इंटरनेट से ही असेस कर रहा हूँ। तो ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये मुझे कोई क्रेडिट वैसे लेने का शौक नहीं है। अपना काम होगा तो वो सामने आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर वगैरह मुझे लिखना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये पता चल जाए कि मतलब ये हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि ये मैंने चीज़ें ली हैं, दीज आर नॉट माई ओन। ठीक है, ये मेरा अपना काम नहीं है। तो अब ये वही बात करें कि हम पब्लिक के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ताकि जो लाइब्रेरीज है ना, एक अच्छा कल बनाने में अपना काम अदा करें। With library orientation, you have a chance to build this relationship. Don't blow it. Go for it. Actually, ये इसलिए है कि आप लाइब्रेरी वर्कर्स को ये बताएं कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन के थ्रू आप पब्लिक के साथ एक बहुत अच्छी रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं, उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट दे सकते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की तरफ आएँ और बुक्स रीडिंग करें। ठीक है, थैंक यू। दिस इज़ ऑल एज फार एज द लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।